हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं ये लेक्चर 2 बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई वाज नॉट वेल, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आज से जो कंटिन्यूस जो होंगी वो हमारी लेक्चर आ रही होंगी। अल्टरनेटिव भी जो मैं डाल रही थी वो अल्टरनेटिव भी नहीं आएगी, वो अभी रोज़ आएगी, अभी 3-4 दिनों तक। तो आई एम सॉरी फॉर द डिले एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर 2 ऑफ द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बिल्कुल सेम एनर्जी से हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज जो इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने पहले पढ़ा था कि परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट एंड एक होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये दोनों जो है हम लोग इसको बहुत इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आए और लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे इसके मेरे हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो यहाँ पर मैं सेंड करूँगी। एंड ऑल्सो जब मैं बोल रही होंगी, जब मैं पढ़ा रही होंगी, जब मैं लेक्चर, जब भी आप चाहे कभी भी देख रहे हो, उस वक्त आप नोट्स बनाना अवॉइड करना, उस वक्त बस सुनना। बाद में जो PDF है उससे आप अपने खुद के नोट्स बनाना अगर पॉसिबल हो पाए तो। अगर टाइम ना हो तो मेरे नोट्स जो हैं एज इट इज़ प्रिंट करवा लो या ऐसे ही पढ़ लो। बट मैं एडवाइस करूँगी कि आप खुद से थोड़ा लिखो कम से कम। अगर पूरा नहीं भी लिख रहे हो तो रिवीजन करते वक्त एटलीस्ट आप उसको अपने हाथों से लिखो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि मैच्योर हो जाते हैं और अपने किसी फंक्शन के लिए, कोई भी एक फंक्शन के लिए वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। अगर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट जो ड्रॉपर है उनको पता होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मैंने बताया था ये पिछले लेक्चर में, वही बाद में जाकर के परमानेंट टिश्यू बन जाती है। ठीक है, वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, अपनी एक शेप को अपनी कांस्टेंट कर लेती है और एक फंक्शन वो परफॉर्म करने लगती है, परमानेंट टिश्यू बन जाती है। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देते हैं, अब उनको लगता है कि जीवन में अब उनको एक काम करना है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। इस प्रोसेस को, जो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बनते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो डिफ्रेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू बना लिया। अब क्या होता है, इनमें परमानेंट टिश्यू जैसे बहुत सारे टिश्यू जो हैं वो परमानेंट टिश्यू बन गए, अपना एक ही शेप गेन कर लिया और उन्होंने एक ही फंक्शन अपना वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनमें से भी क्या होता है कि कुछ को लगता है कि नहीं, अब काम नहीं करना है, और फिर वो वापस डिवाइड करना चाहते हैं ज़िंदगी में। मतलब अब उनको नहीं पसंद आ रहा अपना, मतलब अब उनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है, वापस इंजॉय करना है, तो ये वापस से मेरिस्टेमेटिक में चेंज हो जाते हैं, वापस से ये डिवाइड करने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये PGR में भी हम बात करेंगे। अगर किसी को नहीं पता इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर सकता है और थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब वापस से मान लेते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी उनमें से कुछ सेल अपने आप को स्ट्रक्चरली मॉडिफाई कर ली, परमानेंट टिश्यू बना ली, तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। फिर इनमें से परमानेंट टिश्यू में से कुछ सेल ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि नहीं नहीं, वापस से मुझे डिवाइड करना है, तो वापस से वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। एंड देन फिर वही कुछ सेल्स, उनमें से भी कुछ सेल्स होंगे जो कि उनको लगेगा कि नहीं नहीं, वही लाइफ अच्छी थी, वो वापस से एक काम करना चाहते हैं, डिवाइड नहीं करते रहना चाहते, तो वापस से वो जब परमानेंट में कन्वर्ट होंगे तो इस प्रोसेस को हम री डिफरेंशिएशन कहेंगे। क्या बोला मैंने, एक बोला डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस होगा जिसमें मेरिस्टेमेटिक में से कुछ सेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फील होगी, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बोला मैंने डी डिफरेंशिएशन, यानी जो परमानेंट में कुछ सेल्स कन्वर्ट हुए, उनको अपनी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, वो सोचे यार रिस्पॉन्सिबल वगैरह क्या है, ये सब तो कुछ है नहीं, अब तो मुझे वापस से वही ज़िंदगी अच्छी थी, तो वो वापस से मेरिस्टेमेटिक बनना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। वो मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं वापस से, यानी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट हुए, फिर मेरिस्टेमेटिक बन गए। री डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है हमारा, एक मिनट, री डिफरेंशिएशन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बना था एंड देन फिर वो मेरिस्टेमेटिक बन गया था। अब फिर वो जब इन्जॉय करने लगा ज़िंदगी को, तब फिर से उसको रियलिटी चेक लगी कि नहीं यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब फिर से वो परमानेंट बनना चाहता है। एंड देन फिर वो परमानेंट में जब जाएगा तो इस प्रोसेस को हम री डिफरेंशिएशन कहेंगे, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे एंड इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। अगर ये कंसेप्ट नहीं किसी को पता है तो दे कैन इग्नोर एंड स्किप द कंटेंट यहाँ तक जो था। ठीक है,
अब ये चीज़ तो हम लोगों ने कल ही मतलब पिछले लेक्चर में ही बात करी थी। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट होते हैं मैंने बताया था कि जिसमें सारे सेल्स जो होंगे सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होंगे। सिंपल शब्द से समझ में आ रहा है कि एक जैसे होंगे, सिंपल से हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे। अगर कोई सेल का ओवल स्ट्रक्चर तो सारे का स्ट्रक्चर सेम ही होगा, ठीक है। और ये सारे जो है कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके एग्जाम्पल हमने पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल को देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हमारा पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा को हम लोग एक और शब्द से याद रख सकते हैं, ठीक है, आलू। आलू क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टिश्यू है जो हर जगह प्रेजेंट होगा। जहाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पैरेन्काइमा होगा ही होगा। जैसे आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आलू बन जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है तो आलू का भुजिया बना देते हैं, आलू की कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं है तो आलू की ही सब्ज़ी बना देते हैं। वैसे ही पैरेन्काइमा जो है वो हर जगह प्रेजेंट होगा, लगभग मैक्सिमम सब्ज़ी में हमारा आलू प्रेजेंट होता है। सिमिलरली पैरेन्काइमा जो है एक ऐसी टिश्यू है जो हर जगह मैक्सिमम जगह पे हमें ये देखने को मिल रही होगी, मैक्सिमम हर तरह की फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। और एक और चीज़ कि पैरेन्काइमा जो टिश्यू होती है वो होती है लिविंग। यहाँ पे ही समझ लो, ये जो सिंपल परमानेंट की तीन एग्जाम्पल है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इसमें से पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा ये दोनों ही लिविंग है। स्क्लेरेन्काइमा बस एक ऐसा टिश्यू है जो कि डेड है, ठीक है। पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा दोनों लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा ही एक ऐसा टिश्यू है जो डेड है। तो पैरेन्काइमा हमारा होता है लिविंग। अब इसके फीचर्स हैं ये, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको रिमेंबर मतलब याद करना पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन हाँ इसको समझा सकते हो मैं। जैसे पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, मान लो वो ओवल शेप के, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है यानी एक सेल ओवल है तो सारा सेल्स ओवल होंगे, है ना, तो ऑल सेल का सेम शेप होगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने को मिलती है। आप देख रहे होगे इसमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आपको देखने को मिल रही होंगी। भले ही इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत कम है लेकिन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने को मिल रही होंगी। तो ये था एक फॉर्म पैरेन्काइमा का। लेकिन अगर पैरेन्काइमा मान लो ये इलोंगेटेड शेप में, ठीक है, और ये इलोंगेटेड है तो यहाँ पे हमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं देखने को मिल रही है। तो यही एक ऐसा टिश्यू है जिसमें हमें थोड़ा बहुत इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने को मिल सकती है। बाकी जो टिश्यूज़ हैं उसमें हमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं मिलेंगी देखने को। क्यों नहीं मिलेंगी आगे बात करेंगे, लेकिन पैरेन्काइमा ही एक ऐसी टिश्यू है जहाँ पे हमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने को भी मिल सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा मिलेगी, इट कैन आइदर बी प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। अगर एब्सेंट कब होगा, ऑब्वियस सी बात है जब टिश्यूज़ जो सेल्स होंगे टिश्यूज़ के वो क्लोजली पैक होंगे आपस में कि बिल्कुल ही स्पेस ना बचे। इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसे बनती है, जब दो टिश्यूज़ के बीच में स्पेस बनता है तो हम उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस है। अगर सेल्स हमारे क्लोजली पैक्ड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्पेस ही नहीं होगा क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाएगी। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं उनका शेप वैरी कर सकता है, लेकिन जो एक सेल का शेप होगा वही सारे सेल का शेप होगा, ठीक है। वैरी ज़रूर कर सकता है, मान लो वो सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड है, पॉलीगोनल हो सकता है, तो सारे शेप्स पॉलीगोनल होंगे और सारे सेल्स पॉलीगोनल होंगे, सारे सेल्स ओवल होंगे अगर पैरेन्काइमा ओवल है तो यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी शेप्स वैरी कर सकती है। इसकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर हम लोग देखें एनसीईआरटी में जो पैरेन्काइमा का डायग्राम है ये देखो, तो ये कुछ ओवल टाइप की शेप है या सर्कुलर टाइप की शेप है। तो इस लाइन पे ध्यान हमारा कम जाता है कि कितने तरह के इसके शेप हो सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली ओवल या सर्कुलर मान करके हम लोग चलते हैं, बट ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि इसकी शेप्स वैरी कर सकती हैं, बिल्कुल इसकी शेप्स जो है वो बिल्कुल वैरी कर सकती है। इसकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। तो शेप्स बहुत सारे हो सकते हैं, इतना याद रखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि शेप्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं, वैराइटीज़ ऑफ शेप हो सकते हैं, ठीक है। ये मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेन है, मैंने कहा ये आलू है, ठीक है। ये एक ऐसी सब्जी है जो हर चीज़ में प्रेजेंट होती है, तो ये एक आलू है, मेजर कंपोनेंट, मतलब मैक्सिमम जो कंपोनेंट बन रही होगी किसी भी ऑर्गन की वो पैरेन्काइमा से ही बन रही होगी। पैरेन्काइमा का प्रेजेंट होना तो मस्ट है,
ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया, इंटरसेलुलर स्पेसेस कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट। फिर ये इसके इतने सारे शेप्स होते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और कैसी होती है, सेल्यूलोसिक होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की सेल वॉल, पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोसिक होती है। क्या क्या अभी तक बताया मैंने, एक बार रिविजन करते हैं। आ जाओ। सबसे पहला मैंने क्या बताया, इधर हर सब चीज़ें हटाकर, सबसे पहला ये टिश्यू कैसा है, लिविंग है बिल्कुल। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। एब्सेंट कब होगी, जब इसमें क्लोज्ड पैकिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर हमने बोला कि जो पेरेन्काइमा होता है वो मोस्ट यानी मेजर पार्ट होता है, किसका, सारे ऑर्गन का, यानी मेजर जो पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला चीज़ है वो क्या है, पेरेन्काइमा। फिर मैंने बोला इसकी शेप जो है वो वैरी कर सकती है। इसकी शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, इलॉन्गेटेड भी हो सकती है, बहुत सारी शेप्स हो सकती है। ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये जो पेरेन्काइमा है इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, वो थिन होगी, पतली होगी सेल वॉल, पतली होगी सेल वॉल, और किस चीज़ की बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जनरली कैसी होती है, आइसोडायमेट्रिक। आइसो का क्या मतलब होता है, सिमिलर और सेम। डायमेट्रिक यानी डायामीटर। अगर वो सर्कल या सिलेंडर है तो तब तो डायमीटर वर्ड बिल्कुल सही है कि सेम डायमीटर। सेम डायमीटर मतलब का कि डायमीटर ये हो गया हमारा या फिर ये हो गया, तो डायमीटर सेम होने का क्या मतलब है कि वो सेम शेप का होगा। ठीक है। और ये तो सर्कल, सिलेंड्रिकल इन सब के केसेस में, ओवल के केसेस में चलता भी है। बट ऐसे देखो, सॉरी, सर्कल और सिलेंडर के केसेस में तो चलता भी है, लेकिन अगर हम पॉलीगोनल या इन सब की बात करें तो उस केसेस में हम ऐसा मान सकते हैं इसका मतलब कि ये सेम शेप की बात कर रहा है। किस चीज़ की बात कर रहा है, सेम शेप। इसको साइड में लिख भी लो, इसका मतलब है सेम शेप, वो सेम शेप की बात कर रहा है। ठीक है, कि जनरली ये कैसी होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है, यानी सिमिलर इसकी शेप होती है। इसकी फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या होगी, लिविंग है, लिविंग है तो लिविंग क्या हो, ये क्या करेगी, प्लांट की एक सेल है पैरेन्काइमा जो कि लिविंग है, तो लिविंग सेल की क्या हो सकती है, अगर कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोचो कि तो ये रटना नहीं पड़ेगा। लिविंग सेल है तो ऑब्वियस सी बात है खाना बनाएगा। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करेगा। अब जो इसने खाना बना लिया, फूड बना लिया, अब इस फूड को जो इसने बनाया है वो इसको स्टोर करेगा। ठीक है, जो फूड, जो खाना इसने बनाया है, अब उस खाने को स्टोर भी तो करेगा, सिर्फ खाना बनाएगा तो नहीं, खाना बनाया अब उसको स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद फिर ये सिक्रीशन भी करता है। ठीक है, सिक्रीशन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। ऐसे समझो कि मान लो किसी ने खाना बनाया, अब हमने वो खाना खाया, ठीक है, कुछ खाना बच गया, खाना खाया हमने, अब इसमें से कुछ खाना जो है वो लेफ़्ट हो गया, तो लेफ़्ट हो गया तो हमने उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, अब स्टोर भी किया, खाना बनाया भी, यानी फोटोसिंथेसिस भी किया। इसका क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस किया, फिर हमने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद जो हमने खाना खाया था उससे हमें मिली एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिली तो हम अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कर पा रहे हैं, यानी सिक्रीशन कर पा रहे हैं, जो भी सिक्रीशन समझो इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तीनों काम जो भी रिलेटेड है वो पैरेन्काइमा से रिलेटेड है। क्या क्या, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, खाना भी बनाएगा, खाना को स्टोर भी करेगा, एंड सिक्रीशन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होगा। तो तीन काम है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ये तीनों काम पेरेन्काइमा के हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम से बताया कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट है। तो ये था हमारा पूरा पैरेन्काइमा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें क्या क्या है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। एब्सेंट कब होगी, जब क्लोजली पैक्ड सेल्स होंगे। ये हमारा मेजर कंपोनेंट है ऑर्गन्स का। ठीक है, इसकी शेप हमारी वैरी कर सकती है, सेल वॉल जो होगी इसकी थिन होगी और सेल्यूलोसिक होगी। जनरली ये आइसोडायमेट्रिक होती है, यानी सेम शेप की होती है। इसकी जो फंक्शन होती है वो तीन होती है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, स्टोर भी कराएगा फूड को, एंड देन फिर ये सिक्रीशन भी करा रहा होगा। ठीक है, ये था हमारा पैरेन्काइमा। अब हमारी नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू पे आते हैं जो कि हमारा है कॉलेनकाइमा, जो कि हमारा है कॉलेनकाइमा। अब देखो, कॉलेनकाइमा मैंने बताया, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा ये दोनों ही कैसे होते हैं, हमारे लिविंग होते हैं। ठीक है, दोनों ही कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड होता है।
स्क्लेरेंकाइमा डेड होता है, कॉलेनकाइमा हमारा लिविंग है। यहाँ पे एक बात कही गई है, ये बात बस अभी के लिए ऐसे ही समझो या याद रख लो कि कॉलेनकाइमा एपिडर्मिस के लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है किस एक डाइकॉट प्लांट में, ठीक है। एनाटॉमी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ होता है प्रेजेंट, कैसे किस लेयर पे प्रेजेंट होता है, कैसे हम बोल रहे हैं कि वो बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। अभी के लिए जो फिलहाल जो मैंने बताया था, या फिर इसको चलो यहाँ पे मैं बता देती हूँ फिर से, जो मैंने बताया था बेसिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, उसमें मैंने बताया था कि सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, सबसे ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे ऊपर हमारा प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस। इसके बाद होता है हमारा कॉर्टेक्स वाला सेल, ये पूरा हमारा कॉर्टेक्स वाला सेल होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा कॉर्टेक्स वाला सेल। इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है हमारा, इसके बाद प्रेजेंट होता है हमारा पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद प्रेजेंट होता है हमारा वेस्कुलर बंडल, एंड वेस्कुलर बंडल के बाद हमारा लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, पिथ प्रेजेंट होता है। ये हमारा वेस्कुलर बंडल है, ये हमारा पिथ है, ये हमारा पेरीसाइकिल है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, तो ये एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉलेनकाइमा जो टिश्यू है वो एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर बना रहा होगा। एपिडर्मिस के नीचे क्या है, कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स के जो कुछ टिश्यूज हैं, अब कौन से टिश्यू है कॉर्टेक्स के, कौन से स्पेसिफिक टिश्यू है, जब हम एनाटॉमी पर होंगे तब बात करेंगे। तो कॉर्टेक्स के जो टिश्यू है वो कहीं ना कहीं कॉलेनकाइमा से मिलकर बने होंगे। अब कॉर्टेक्स में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, अब उसमें से कौन सा पार्ट है, कॉर्टेक्स के कितने पार्ट्स हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट उसके जो पार्ट्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन किस पे है, कॉलेनकाइमा पे। बस इतना, यही लाइन यहाँ पे ये कह रही है कि ये कॉलेनकाइमा की लेयर जो है वो एपिडर्मिस के बिलो मिलती है ज़्यादातर डाइकॉट्स प्लांट्स में। मोस्ट, ऑल की बात नहीं किया कि इन ऑल डाइकॉट प्लांट, बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में ये एपिडर्मिस के नीचे की लेयर भी हो सकती है। यानी कि किसी किसी प्लांट में हो सकता है कॉलेनकाइमा की लेयर ना हो, लेकिन मोस्टली कॉलेनकाइमा की लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे। तो वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना। अब ये कैसे प्रेजेंट हो सकती है, अगर मान लो मैंने बोला कि जैसे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की मान लो कोई लेयर है, उसमें कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है, कॉलेनकाइमा की मान लो कोई लेयर है, तो अब कॉलेनकाइमा होमोजेनस लेयर में भी प्रेजेंट हो सकता है कि कॉलेनकाइमा एकदम ऐसे प्रेजेंट हो, ठीक है, होमोजेनस, या पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका अरेंजमेंट जो है वो होमोजेनस लेयर के थ्रू भी हो सकता है, पैचेस के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके जो सेल्स हैं वो बिल्कुल थिक होंगे, मोटे होंगे, और जो इसके कॉर्नर्स है उसमें किसकी डिपोजिशन होगी, सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज की, सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज। यहाँ यानी कि अगर इसका डायग्राम देखो, ये पॉलीगोनल शेप मैंने बनाया है, इस वाले डायग्राम में देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉलेनकाइमा की सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिक। पेरेंकाइमा की सेल वॉल कैसी थी, थिन थी। कॉलेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होगी, थिक होगी। ये बोल रहे हैं कॉलेनकाइमा की सेल वॉल थिक होगी। और कॉलेनकाइमा का जो कॉर्नर्स है, यानी एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, इसमें डिपोजिशन हो रखी है। डिपोजिशन हो रखी है क्या मतलब, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो रखे हैं, यहाँ कुछ एक्यूमुलेशन है किसी सब्सटेंस का, जमा हो गया है यहाँ पे कोई सब्सटेंस। कौन कौन से सब्सटेंस डिपॉजिट हुए हैं, सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। ये तीन सब्सटेंस की कॉलेनकाइमा के कॉर्नर्स में डिपोजिशन हो जाती है। कॉर्नर्स को हम एक और नाम से बोल सकते हैं एंगुलर एंगल्स में, यानी कि सेल्स के एंगुलर पॉइंट में, एंगल्स में डिपोजिशन हो रही है। एंगल्स क्यों कह रहे हैं, आप देखो ये एंगल ही है ना, ये एक एंगल है, फिर ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है। तो कॉर्नर्स में हमारी यहाँ डिपोजिशन हो रही है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस हमारी एब्सेंट हो जाती है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस हमारी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अभी मैंने बोला कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है पेरेंकाइमा के केस में। यानी अगर वो प्रेजेंट है तो सिर्फ पेरेंकाइमा में प्रेजेंट है, और इंटरसेलुलर स्पेस ना तो कॉलेनकाइमा में है ना तो स्क्लेरेंकाइमा में। स्ट्रिक्टली इंटरसेलुलर स्पेसेस होती ही नहीं है। इसका रीज़न है क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा कि ओवल शेप की भी होती है। यहाँ पे भी हमने बनाया था ओवल टाइप, यानी सर्कुलर टाइप का कुछ बनाया था, तो यहाँ तो इंटरसेलुलर स्पेस मिल रही थी। अगर आप ओवल भी बनाओ तो यहाँ पे भी तो इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगी, यहाँ पे भी तो इंटरसेलुलर स्पेस मिल रही है। तो फिर क्यों यहाँ पे जब ओवल शेप का कॉलेनकाइमा है तो इंटरसेलुलर स्पेस हम क्यों कह रहे हैं कि एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल वॉल है, पहली बात वो तो बहुत थिक है,
पहली बात मोटी है बहुत, मान लो इसकी सेल वॉल इतनी थिक है, फिर इसकी सेल वॉल भी इतनी थिक है, ठीक है। तो बेसिकली एक तो सेल वॉल थिक है, दूसरा इसके कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर डिपोजिशन हो जा रही है सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज की, जिसकी वजह से हमारा इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर डिपोजिशन हो जा रही है, ठीक है। जैसे पॉलीगोनल में तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आपको ऐसे भी नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे भी डिपोजिशन हो जा रही है कॉर्नर्स में। कॉलेनकाइमा में कॉर्नर्स में क्या हो रही है, डिपोजिशन हो जा रही है। ये मान लो ओवल शेप का कॉलेनकाइमा है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बन रहा था काफ़ी अच्छा, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बन रहा था, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, क्योंकि ये जो स्पेस बना ना, इस स्पेस में क्या हो गए, कुछ सब्सटेंस जैसे कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टोज, ये सब आकर के क्या हुए, डिपॉजिट हो गए, जमा हो गए। जब वो जमा हो गए तो स्पेस थोड़ी खाली रह गई, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं ये सब में हर स्पेसेस में ये आकर के जमा हो जाएंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती है हमारी वो एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऑफन प्रेजेंट रहता है, मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा प्रेजेंट रहेगा, बट प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट। और अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो जनरल सी बात है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस करना। तो अगर किसी कॉलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, यानी फूड एसिमिलेशन करेगा, फूड को बनाएगा, फूड को एसिमिलेट करेगा, जमा करेगा, ठीक है। और लास्ट बात है कॉलेनकाइमा के बारे में कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसको एक और शब्द लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी स्क्लेरेनकाइमा के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्क्लेरेनकाइमा भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इन लोग में बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि अगर स्क्लेरेनकाइमा भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, कॉलेनकाइमा भी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या डिफरेंस है, दोनों ही टिश्यू स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। अभी फिलहाल जो हमने पढ़ा उस चीज़ को एक बार वाइंड अप करते हैं। क्या क्या पढ़ा, कॉलेनकाइमा के बारे में हम लोग देखें कि वो लिविंग होता है, सबसे पहली बात क्या होता है, वो लिविंग होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है और यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है इसके कॉर्नर्स यानी एंगल्स पे, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है क्या, किस चीज़ का, हेमीसेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का एंड पेक्टोज का यानी पेक्टिन का। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ इसके भी शेप्स जो हैं वो वेराइटीज़ ऑफ हो सकते हैं, यानी ओवल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, शेप्स भी इसकी वेराइटीज़ ऑफ होते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो लिविंग टिश्यू है इसकी क्या होगी, इसके पास प्रेजेंट होगा प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये लिविंग है, ठीक है। पेरेन्काइमा के बारे में एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी लिविंग है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी न्यूक्लियस होगी, प्रोटोप्लाज्म होगी और वैक्यूल होगी, प्लांट सेल है, लेकिन मेंशन एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए वो चीज़ मैंने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो लिविंग है, तो ऑब्वियसली लिविंग है, तो लिविंग क्यों है, हमने जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तो लिविंग वर्ल्ड में हम देख रहे थे कि लिविंग की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म, और मेजर मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ हो रही होती है, साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म में हो रही होती है। तो अगर वो सेल लिविंग है तो उसके पास प्रोटोप्लाज्म तो ज़रूर से ज़रूर होगा ताकि वो मेटाबॉलिज्म कर पाए, क्योंकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो लिविंग है तो ये जनरल सी बात है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगी, कहाँ प्रेजेंट होती है, पेरीफेरी में प्रेजेंट होती है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक और थे इसके, ठीक है। और हमने देखा कि ये कॉलेनकाइमा जो है वो एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर जो होगा वो जनरली कॉलेनकाइमा से बना होगा। किस प्लांट का, डाइकॉट प्लांट का। ये होमोजेनस लेयर में भी पाया जा सकता है और पैचेस के फॉर्म में भी ये पाया जा सकता है। सेल्स जो होते हैं ये थिक सेल्स होते हैं और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज की डिपोजिशन हो जाती है। ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल ये 3 तरह के सेल्स हो सकते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है कि प्रेजेंट हो, और अगर प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस यानी फूड एसिमिलेशन भी कर रहा होगा। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, अगेन क्यों, क्योंकि डिपोजिशन हो जाती है सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज की। मैकेनिकल सपोर्ट यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। पैरेन्काइमा के क्या काम है, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज, यही 3 काम है। कॉलेनकाइमा की क्या काम है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट कर रहा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। किसको, ग्रोइंग पार्ट्स को। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ग्रोइंग पार्ट्स का एग्जाम्पल है यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। अब ये एग्जाम्पल आपको याद रह जाएगा, बस एक मेरे को स्लाइड लेना होगा। स्क्लेरेनकाइमा पहले पढ़ा लूँ क्या, चलो पहले मैं बता देती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़
आई एम सॉरी अगर व्हीकल की साउंड आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। सबसे पहली चीज़ मैंने बोला कि कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एक तो पहला डिफरेंस ये आ जाता है कि ये हमारा लिविंग टिश्यू है और ये हमारा डेड है। पहला डिफरेंस तो यही है, ठीक है। लेकिन और अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि ठीक है ये लिविंग है, डेड है, लेकिन इसका कॉमन फंक्शन ये है कि ये भी हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये भी हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और ये भी हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो जब दोनों ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है कि दो अलग अलग टिश्यू हैं। जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही फंक्शन कर रहे हैं, तो क्या मतलब है। देखो स्ट्रेंथ जो है हमारी, अगर हम पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है हमारी वो दो तरह से हो सकती है। स्ट्रेंथ हमारी फ्लेक्सिबल के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पेन है, ठीक है, पेन में स्ट्रेंथ ज़रूर है, वो हार्ड है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर हम उसको थोड़ा सा तोड़े तो वो टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन सिमिलरली आप कोई इलास्टिक ले लो, कोई स्प्रिंग ले लो, ठीक है, स्ट्रेंथ उसमें भी है, लेकिन स्ट्रेंथ उसमें ये है कि अगर हम उसको फोल्ड भी करें तो वो टूटेगी नहीं। तो स्ट्रेंथ दो तरह से हो सकती है। एक तो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ हो सकती है कि किसी भी चीज़ को हम कितना भी खींच रहे हो, कितना भी कुछ कर रहे हो, कितना भी इलास्टिसिटी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, तब भी वो वैसी की वैसी, यानी कि वो उसको कोई चेंजेस उसमें नहीं हो रहे। दूसरा हो सकता है वो रिजिड स्ट्रेंथ हो, जैसे कि मैंने जो बोला पेन, रिजिडिटी भी एक स्ट्रेंथ है। पेन एक रिजिड है, वो भी मैकेनिकली बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब उसमें भी बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ दो तरीके की हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कौन करता है, हमारा कॉलेनकाइमा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी देता है टिश्यूज को, कि जो भी ऑर्गेन है उसको फ्लेक्सिबल बना देगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो रहा हो, वो एक लिमिट तक, मतलब कि सर्टेन टाइम तक, यानी कि कुछ टाइम तक वो बर्दाश्त कर पाए, उसमें स्ट्रेंथ हो, ठीक है। अब ये नहीं कि अब हाथ से जा कर के हम मान लो कोई पत्ता है उसको हमने तोड़ लिया तो फिर अब कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो ऐसी ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के जो स्ट्रेंथ है ना, कि उसमें चाहे कुछ भी हो रहा हो वो फिर भी फ्लेक्सिबल है, वो अपना शेप वापस वैसा ही रख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कॉलेनकाइमा देती है। फ्लेक्सिबिलिटी की जो स्ट्रेंथ है वो कॉलेनकाइमा देती है। जो ऑर्गेन रिजिड होते हैं उसकी स्ट्रेंथ हमारी स्क्लेरेनकाइमा दे रही होती है। मेजर डिफरेंस है, स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी मेंटेन कर रही होती है, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर रही होती है। जैसे कॉलेनकाइमा अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर रही है तो इसका एग्जाम्पल क्या, पेटियोल ऑफ लीफ, पेटियोल मीन्स डंडा, किस चीज़ का, पत्ती का जो डंडा होता है, जैसे ये, तो यहाँ पे एक होती है हमारी पत्ती, ठीक है, यहाँ पे होती है हमारी पत्ती, ये जो डंडा है वो हमारा पेटियोल है। तो पेटियोल ऑफ लीफ में प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। बहुत सारे मतलब जो पत्ते होते हैं, कितनी भी तूफान आए फिर भी वो टिके रहते हैं। कैसे टिके रहते हैं, कि कॉलेनकाइमा की वजह से। तो ये पेटियोल ऑफ लीफ में होगा कि उसको फ्लेक्सिबल वो किया है, चाहे पत्ता कितना भी हिल रहा हो लेकिन वो टूट नहीं रहा है। दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, यंग स्टेम में। अगर हम यंग स्टेम की बात करते हैं, हमें पता है जब पौधा जो है हमारा, प्लांट जो है वो यंग होता है, तो उसमें जो उसकी स्टेम होती है वो पतली सी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। वो मतलब हम उसको मूव कर सकते हैं, वो स्टेम को अगर हम पकड़े तो वो मूव कर जाएगी। तो वो बहुत पतली सी होती है और वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी वो टूटती नहीं है तुरंत। तो यंग स्टेम में भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, कॉलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो जो रिजिडिटी है, जो स्ट्रेंथ है, यानी कि आप वुड में देखो जब पेड़ मैच्योर हो जाता है तो वुड में जो स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे नट्स का जो आउटर कवरिंग है वो देखो, उसको वो फ्लेक्सिबल नहीं होता लेकिन वो स्ट्रेंथन होता है, तो वो रिजिड होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा दे रहा होता है, ठीक है। टी लीव्स में जो स्ट्रेंथ है वो स्क्लेरेनकाइमा दे रहा होता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, वो भी हम लोग जब स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो मेजर डिफरेंस हमारा ये है। अब हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। तो स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू है। यहाँ अगर ये डेड है तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा।
प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये डेड है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो यानी साइटोप्लाज्म हमारी एब्सेंट होगी। अब जो स्क्लेरेनकाइमा है वो दो तरह की होती है, स्क्लेरेनकाइमा दो तरह की होती है, फाइबर एंड स्क्लेरेड। स्क्लेरेनकाइमा हमारी दो तरह की होती है, एक होती है फाइबर, एक होती है स्क्लेरेड। ठीक है, फाइबर ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं फाइबर का शेप कैसा होगा, इलोंगेटेड, लंबा लंबा फाइबर है ना। फाइबर शब्द से हमारे दिमाग में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, कुछ ऐसा होगा, कुछ धागे टाइप का। फाइबर तो यही होता है, कुछ धागे टाइप का, कुछ रेशा टाइप का, तो ये हुआ फाइबर। तो फाइबर हमारी ऑब्वियस सी बात है वो इलोंगेटेड होगी, ये तो जनरल सी है, फाइबर इलोंगेटेड होती है, लंबी सी होती है। ठीक है, इसके टेपर्ड एंड्स होते हैं। टेपर्ड एंड्स का क्या मतलब है, पॉइंटेड एंड्स, यानी बाद में जाकर के चपटा हो जाना। जैसे कि अगर ये फाइबर है, ये फाइबर है तो ऊपर से ये ऐसे चपटा है, नीचे से भी चपटा है, ये चिपक गया है बाद में, तो टेपर्ड एंड्स कहते हैं हम इसको, पॉइंटेड एंड्स कहते हैं। तो इसकी देखो कुछ कुछ फीचर्स जो इसका डायग्राम देख के समझ आ रहा है। पहला, ये इलोंगेटेड है, लंबा है, लॉन्ग है, और पॉइंटेड है यानी टेपर्ड है। इसके एंड्स कैसे हैं, इसके एंड्स कैसे हैं, इसके एंड्स हैं हमारे टेपर्ड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके एंड्स हमारे कैसे हैं, टेपर्ड एंड्स। ठीक है, फिर इसके जो सेल वॉल है स्क्लेरेनकाइमा के थिक होंगे। एक पैरेंकाइमा ही हमारा है जो बहुत लिविंग है, हर जगह पाया जाता है, अच्छा बच्चा है, तो वो थिन है। बाकी कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ऑब्वियसली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका सेल वॉल कैसा होगा, इनका सेल वॉल होगा हमारा थिक। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया, जो रिजिडिटी का काम करवा रहा होगा ना, उसके सेल वॉल में देखना लिग्निन ज़रूर प्रेजेंट होगा। जो रिजिडिटी का काम करवा रहा होगा उसमें लिग्निन ज़रूर प्रेजेंट होगा, यानी लिग्निफाइड सेल वॉल होगी, उसकी जो सेल वॉल होगी उसमें ज़रूर ही लिग्निन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तभी वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको याद रखेंगे। तो सिमिलरली स्क्लेरेनकाइमा हमारी रिजिडिटी वाली, रिजिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। तो वैसे ही फाइबर होता है एक होता है स्क्लेरेड। तो फाइबर में हमारी लॉन्ग होती है, फाइबर इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, एक ही बात है, पॉइंटेड होती है यानी टेपर्ड एंड्स होती है। सेल वॉल इसकी थिक होगी, तभी तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। टेपर्ड एंड होगा, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, टेपर्ड एंड होगा यानी पॉइंटेड एंड होगा, एक ही बात है, पॉइंटेड और टेपर्ड एंड का मतलब। ठीक है, जनरली ये ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। अब जो धागे हैं, फाइबर समझो क्लोथिंग, जब हम क्लोथ खरीदते हैं तो वो भी किस चीज़ का, मटेरियल क्या है उसका, फाइबर है, कोई ना कोई फाइबर ही होगा वो। अब ये जो फाइबर है, ये एक धागा से तो हमारा कपड़ा नहीं बनता, बहुत सारे धागे प्रेजेंट होते हैं, तो फाइबर्स कभी एक नहीं होंगे। फाइबर हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, तभी वो फंक्शन करेंगे। तो फाइबर ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो ल्यूमेन है यानी इनकी जो कैविटी है, ये जो अंदर का कैविटी है, अब देखो ये जो कैविटी है, ये जो स्पेस है, ये बहुत पतली होती है, नैरो ल्यूमेन, तो ये नैरो ल्यूमेन होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, फाइबर की क्या क्या, फाइबर हमारा लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड होता है, टेपर्ड एंड होते हैं, यानी इसके जो सेल वॉल है वो थिक होंगे, तभी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जनरली ये कैसे प्रेजेंट होंगे, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, और इसकी जो ल्यूमेन होगी वो नैरो ल्यूमेन होगी। ठीक है, अब इस ल्यूमेन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमेन। इसके स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर में ये बात नहीं कही गई है, ये जाइलम फाइबर में बात कही गई है। जब हम जाइलम पढ़ रहे होंगे तो उसकी जो फाइबर है, कंपोनेंट होती है ना, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, फिर हमारी ट्रेकिड्स एंड वेजल्स ये होती है, तो उसके जो फाइबर है उसमें ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन की बात करी गई है। लेकिन फाइबर्स जितने भी हैं, चाहे वो जाइलम के हो, स्क्लेरेनकाइमा के हो, फ्लोएम के हो, कितने भी फाइबर्स, सारी फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, चाहे हम यहाँ फाइबर पढ़ें या हम जाइलम में पढ़ें या हम फ्लोएम में पढ़ें, तो सारी फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम होगी। कुछ बातें इन्होंने एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखी है, कुछ बातें जाइलम में लिख दी है, कुछ बातें फ्लोएम में लिख दी है, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, कुछ डिफरेंस हो सकता है, जैसे फ्लोएम की जो फाइबर है वो कॉमर्शियली हम यूज़ करते हैं, तो वो सब बेसिकली उसके फंक्शन में कुछ डिफरेंस हो सकता है, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जनरली फाइबर्स की कॉमन होती है। क्या क्या, लॉन्ग, अब जैसे मैंने यहाँ पे फाइबर की इतनी कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, हर जगह मैंने नहीं लिखी है क्योंकि फाइबर के सेम कैरेक्टरिस्टिक है कि लॉन्ग होगी, इलोंगेटेड होगी, पॉइंटेड होगी, सेल वॉल इसके थिक होंगे, टेपर्ड एंड होगा, जनरली ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, नैरो ल्यूमेन होगा। ठीक है, फ्यू पिट्स, यानी फ्यू, इसमें देखो आप होल्स प्रेजेंट है। पिट्स का क्या मतलब है, गैप्स, होल्स प्रेजेंट है, फ्यू पिट्स। ठीक है, पिट्स जो है इसमें कुछ ही पिट्स, बहुत कम पिट्स प्रेजेंट होते हैं,
इसको हम कहते हैं पिट्स, ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं पिट्स, ठीक है। तो इसमें फ्यू पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, इसका क्या मतलब है मैं ये बता रही थी। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन का मतलब है ल्यूमेन इज कवर्ड विथ थिक प्रोटेक्टिव कोट, यानी ये जो ल्यूमेन है, हमने बोला कि जो फाइबर का जो सेल वॉल है वो थिक होता है, यानी ये थिक होगा, पूरा वॉल जो होगा फाइबर का वो थिक होगा, और फाइबर वॉल ही थिक है, वॉल के अंदर क्या है हमारा ल्यूमेन प्रेजेंट है। तो ल्यूमेन जो है वो एक थिक वॉल से कवर्ड है, यानी वो ल्यूमेन जो है हमारा कैविटी जो है ये प्रोटेक्टेड है थिक वॉल से, क्योंकि इसकी सेल वॉल थिक है, इसीलिए हम इस ल्यूमेन को ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन कहते हैं। ऑब्लिटरेटेड का मतलब है ये ल्यूमेन इज कवर्ड विथ थिक प्रोटेक्टिव कोट। फिर फाइबर जो है वो सेप्टेट भी हो सकती है, एसेप्टेट भी हो सकती है। सेप्टेट का क्या मतलब है, सेप्टेट का मतलब है बाइफर्केशंस प्रेजेंट होंगे। बाइफर्केशन मान लो ये फाइबर है, ठीक है, ये हमारा फाइबर है, बाइफर्केशन मान लो ऐसे होंगे, यानी बाइफर्केशन डिवाइडेड है, फर्केशन भी हो सकती है, यानी वो सेप्टेट भी हो सकती है, एसेप्टेट भी हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्क्लेरिड में, फिर ये कॉमन फंक्शन, कॉमन है इनकी कुछ कॉमन बातें इन दोनों में जो की होती है वो हम लोग उसको देखेंगे। पहले स्क्लेरिड देख लो। फाइबर क्लियर है, फाइबर में डेड है, देखो दोनों में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होंगे क्योंकि दोनों ही डेड है, स्क्लेरेन्काइमा ही डेड है, तो जितने भी टाइप के स्क्लेरेन्काइमा उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होंगे। फाइबर में नैरो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन पतली होती है, इसको ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन कहते हैं, यानी कि ल्यूमेन जो है एक प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड है, थिक प्रोटेक्टिव कोट से। यहाँ पे जो पिट्स होंगे वो बहुत कम होंगे, ये लॉन्ग होगा, इलोंगेटेड होगा, पॉइंटेड यानी टेपर्ड एंड होगा। इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होगी, ठीक है, और जनरली कैसे प्रेजेंट होंगे, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। इतना था फाइबर का। अब बात करते हैं स्क्लेरिड में। तो स्क्लेरिड का शेप कैसा होगा, डायग्राम जैसे सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर है, इसको वेराइटीज ऑफ शेप हो सकते हैं। दिख हमें सर्कुलर रहा है, बट देखो सर्कुलर हमें कब कब दिख सकता है, एक तो जब हम स्फेरिकल की बात करें तो हमें सर्कुलर दिखेगा, राउंड की बात करें तो सर्कुलर दिखेगा, ओवल की बात करें तब भी हमें लगभग सर्कुलर दिखेगा। अगर हम सिलेंडर की भी बात करें तो सिलेंडर भी हमें, सिलेंडर को अगर हम काट दें, ठीक है, ऐसे सब कितना भी पार्ट में उसका काट दे तो हमें ऐसे गोल गोल ही दिखेगा। बहुत सारे कॉइन्स को जब हम साथ में रखते हैं तो वो सिलेंडर बन जाता है, तो वो भी सर्कुलर दिखेगा। तो इसके शेप क्या क्या हो सकता है, स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पिट्स हैं वो न्यूमरस प्रेजेंट है, यानी बहुत सारे प्रेजेंट है। आप देखो ये जो पिट्स हैं इनकी, ये बहुत सारी इसमें पिट्स है, ठीक है, बहुत सारी इसमें पिट्स प्रेजेंट है। इसकी जो पिट्स होगी वो हमारी न्यूमरस होगी। न्यूमरस का क्या मतलब है, बहुत सारी। आप देखो बहुत सारी पिट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसमें जो पिट्स प्रेजेंट होगी वो न्यूमरस होगी, ठीक है। नैरो कैविटीज होगी, यानी इसकी ल्यूमेन जो है इसकी भी कैसी होगी, बहुत छोटी होगी, जैसे फाइबर की नैरो थी इसकी भी नैरो होगी, ठीक है। न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट होंगे, मैंने बता दिया। सेल वॉल इसके भी कैसे होंगे, थिक होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो थिक होंगे सेल वॉल, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है, न्यूमरस पिट्स हैं, बहुत सारे पिट्स तो प्रेजेंट है, लेकिन पिट्स में आप देखो ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब कुछ कॉमन बातें, फिर हम लोग स्क्लेरिड को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, बट कुछ कॉमन बातें। इसकी सेल वॉल जो होगी वो लिग्निफाइड होगी। अभी मैंने बताया कि जो रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होंगे उनके सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये कैसा फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ का, रिजिडिटी। अगर ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें लिग्निन प्रेजेंट होगी, तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्या क्या एग्जाम्पल है, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, नट्स के फ्रूट वॉल में, पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, जीपीएस, पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा। टी के लीव्स में प्रेजेंट होगा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में भी प्रेजेंट होगा, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि फाइबर जो होता है वो हमारा लॉन्ग, इलोंगेटेड, पॉइंटेड होता है, सेल वॉल उसकी थिक होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, टेपर्ड एंड होता है, जनरली ये ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन इसकी नैरो होती है, और यहाँ पे जो पिट्स है वो फ्यू प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होता है, यानी सेल वॉल इसकी थिक है, यानी प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होता है, इसलिए इसके ल्यूमेन को हम ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन कहते हैं। ये सेप्टेट भी हो सकता है और ये सेप्टेट भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली स्क्लेरिड्स में हमने पढ़ा कि ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, हाईली थिकेंड। अब इस चीज पे गौर करेंगे। अभी मैंने बोला दोनों के सेल वॉल कैसे होंगे, थिक होंगे। अब जो डिफरेंस है मेजर वो है यहाँ पे शब्द का, कि ये तो समझ आ रहा है ये भी थिक होती है सेल वॉल, इसकी भी थिक होती है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके सेल वॉल में लिखा हुआ है थिक और स्क्लेरिड के सेल वॉल में लिखा हुआ है हाईली थिकेंड।
ये वर्ड जो है वो डिफरेंस कर देता है कि यहाँ पे हाईली थिकन, अगर कंपैरिजन आ जाए कि इसकी सेल वॉल ज़्यादा थिक होती है कि इसकी सेल वॉल, तो हमें पता होना चाहिए स्क्लेरेट जो है वो हाईली थिकेंड है, वो ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, स्क्लेरेट की बात करें तो क्या क्या मैंने बोला, स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, हाईली थिकेंड सेल वॉल होती है, लिग्निफाइड होगी, नैरो कैविटी इसमें भी है यानी लूमेन नैरो होता है, न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट होती है और ब्रांचेस भी देखने को हमें मिल रहे होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में हमें देखने को मिलेगा, पल्प ऑफ जीपीएस, गुआवा, पियर एंड सपोटा, टी लीव्स में देखने को मिलेगा एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में देखने को मिलेगा। ये 4 एग्जाम्पल हैं। और ये कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट में भी स्पेसिफिकली क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी ये प्रोवाइड कर रहा होता है, कॉलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, पेटियोल ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम। ठीक है, तो ये था हमारा स्क्लेरेंकाइमा। तो यहाँ पर हमारा परमानेंट टिश्यू में से सिंपल परमानेंट कंप्लीट होता है, क्योंकि यही 3 टाइप्स थे हमारे कि सेम टाइप ऑफ सेल्स एंड उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों ही सेम होते हैं, यानी पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये तीनों सिंपल परमानेंट के टाइप्स थे जो कि हमने तीनों को देख लिया। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम के केस में 4 टाइप्स देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। फ्लोएम के भी केस में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, और ये सारे जो है ये वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, एक साथ, मतलब अलग अलग जरूर है उनकी स्ट्रक्चर, बट ये सारे साथ में मिलकर के एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम, तो हम लोग उसको देखेंगे। अब आते हैं हम लोग जाइलम पे। सबसे पहले जाइलम की क्या क्या फंक्शन है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ये हमें पता है कि जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है। वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा जाइलम कर रहा होता है। एंड फ्लोएम क्या कर रहा होता है, फ्लोएम जो है हमारा वो फूड की ट्रांसलोकेशन करा रहा होता है, यानी फूड की ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। इतना तो बेसिक है, पता है। तो फंक्शन ऑफ जाइलम क्या है, ये कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कंडक्ट कराएगा किस चीज को, वाटर एंड मिनरल्स को, यानी वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है, हमें भी पता है कि जाइलम क्या करवाता है, कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है वाटर और मिनरल्स के लिए, यानी कि जहाँ पे पानी और मिनरल्स की जरूरत है वो उसको वहाँ पे कंडक्ट कराएगा, यानी ट्रांसपोर्ट कराएगा। वाटर क्या होता है, मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, ये जमीन है, तो ये रूट्स है हमारा। तो पानी जो है हम कहाँ डालते हैं, जब भी हम पानी डालते हैं तो हम ज़मीन पे डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो पानी रूट्स एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, H2O को, और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब किया। फिर उसको ऊपर रूट से कहाँ गया, हमारा स्टेम्स में गया, स्टेम से हमारा कहाँ गया, लीव्स में गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वाटर जो है पहले रूट में जाती है, फिर रूट से स्टेम एंड देन फिर स्टेम से लीव में जाती है। जाइलम भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ अगर जाइलम के हम टाइप्स देखें, जो कि अभी देखेंगे क्या क्या होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिएट्स एंड वेसल, ये 4 तरह के जाइलम के सेल्स होते हैं। चारों की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। अब मैं कह रही हूँ यहाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, गेस कर पा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस एक टिश्यू प्रेजेंट है जो कि है फाइबर, जो कि स्क्लेरेनकाइमा का बना है। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो हमारी रिजिडिटी यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसीलिए जाइलम में भी क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोवाइड कर रहा होगा जाइलम। टाइप्स क्या है, 4 हैं। किसके केस में हम बात कर रहे हैं, हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के केस में बात कर रहे हैं कि जाइलम जो है एंजियोस्पर्म्स में 4 तरह की होती है। पहला ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम के केस में ट्रैकिएट्स, वेसल एंड ट्रैकिएट्स, वेसल एंड फाइबर, ये तीनों डेड होते हैं। फाइबर तो हमें पता है स्क्लेरेनकाइमा है तो डेड होगा ही। ट्रैकिएट्स और वेसल्स ये दोनों भी हमारे कैसे होते हैं, डेड होते हैं। पेरेन्काइमा हम जानते हैं लिविंग होता है, अभी हम लोग पेरेन्काइमा पढ़ के आए हैं, तो पेरेन्काइमा हमारा लिविंग होता है। जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके यहाँ पे बाकी के जो तीनों हैं ये कैसे होंगे, डेड होते हैं। तो जाइलम के केस में सिर्फ एक लिविंग टिश्यू होता है जो कि हमारा जाइलम पेरेन्काइमा, बाकी सारे हमारे डेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म्स में जाइलम के 4 पार्ट होते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें यानी एंजियोस्पर्म से थोड़ा लोअर लेवल की बात करें तो यहाँ पे वेसल्स नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स,
यानी जाइलम में क्या क्या होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर। तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता, बाकी ट्रैकिड्स होते हैं, पेरेन्काइमा होते हैं, फाइबर होते हैं, लेकिन वेसल नहीं होता, तो ये याद रखेंगे। अब जो जाइलम का काम है वो क्या है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराना। तो जाइलम की जितनी भी टाइप्स होगी वो सारे वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करा रही होगी। जो मेन ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा वो है हमारे ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। बाकी पेरेन्काइमा एंड फाइबर भी ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा, वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इनको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन मेनली एनसीईआरटी में बोली गई है मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स कर रहे होंगे, बाकी सपोर्ट कर रहे होंगे, बाकी भी ये काम कर रहे होंगे, पर ज्यादातर काम जो है, मैक्सिमम काम जो है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स कर रहे होंगे। यानी ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है वो जाइलम के थे हमारे 4 बेटे। ठीक है, ऐसे याद करो, जाइलम के थे हमारे 4 बेटे, चारों बेटे में से ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है वो सबसे बड़ा बेटा है, बाकी पेरेन्काइमा एंड फाइबर छोटा है। तो जो बड़े होते हैं उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है वो ज़्यादा काम कर रहे होंगे, पेरेन्काइमा एंड फाइबर जो है वो कम कर रहे होंगे एज कंपैरेटिव टू ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, लेकिन कर रहे होंगे वो भी काम, पर ज़्यादा कौन कर रहा होगा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। और एक बात जो मैंने बताया कि जाइलम में सिर्फ पेरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी फाइबर, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स जो होती है वो हमारी डेड होती है। ठीक है, ये अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेसल्स। वेसल्स क्या होता है, वेसल नाम से भी हमें कुछ समझ में आ रहा है कि कोई वेसल, जैसे कहते हैं ना वेसल टूट गया या वेसल ले आओ, वेसल का क्या मतलब होता है, बर्तन, कुछ ऐसा समझ आता है ना वेसल के नाम से, बर्तन, जो किसी चीज को स्टोर कर रहा होगा, रख रहा होगा। तो इसका जो शेप होगा वेसल का, क्या वो इस तरह का हो सकता है, कुछ कंटेन करेगा, सिलेंडर, या फिर कुछ वेसल्स टाइप कि थोड़ा इसका ल्यूमेन जो होगा, कैविटी जो होगा वो बड़ा होगा यहाँ। ठीक है, तो वेसल जो होगा लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ये वेसल है। ठीक है, ये हमारा वेसल है, ये पूरा हमारा क्या है, वेसल है, सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर। अब देखो ये सिलेंडर, ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंड्रल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वेसल का, कंप्राइज ऑफ मेनी सेल्स, जिसको हम वेसल मेंबर्स कहेंगे। यानी देखो ये एक मेंबर है, फिर ये दूसरा मेंबर है, फिर ये हमारा तीसरा मेंबर है। तो बहुत सारे वेसल्स के मेंबर मिलकर के एक वेसल को कंप्राइज करेंगे। तो वेसल किस चीज से बना होता है, बहुत सारे वेसल मेंबर्स से बना होता है। वेसल मेंबर्स का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये है हमारे, या फिर ऐसे समझिए ये है हमारे वेसल मेंबर्स, ये हमारे वेसल मेंबर्स। अब ये ऐसे वेसल मेंबर्स बहुत सारे मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, ये हमारे थे वेसल मेंबर्स। अब ऐसे बहुत सारे वेसल मेंबर्स मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, एक वेसल यूनिट का फॉर्म करेंगे। तो बहुत सारे वेसल मेंबर्स मिलकर के हमारे वेसल बना रहे थे। वेसल कैसा शेप होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, कंप्राइज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जिसको हम वेसल मेंबर्स कह रहे होंगे। यानी ये अगर हम इसकी बात करें तो ये एक वेसल मेंबर है, अगर इसकी बात करें तो ये एक वेसल मेंबर है, यानी ये या फिर इसकी बात करें तो ये भी एक वेसल मेंबर। तो ये सब क्या है, वेसल मेंबर्स है। तो वेसल्स जो है हमारे बहुत सारे वेसल मेंबर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, फिर है सेल वॉल जो होगी इसकी लिग्निफाइड होगी। सेल वॉल इसकी कैसी होगी, लिग्निफाइड होगी। यानी वेसल हमारा है डेड, ऐसे वेसल कैसा है हमारा, डेड। कॉलेनकाइमा क्या होती है, लिविंग। पेरेन्काइमा क्या होती है, लिविंग। स्क्लेरेन्काइमा जो ही है जो कि डेड होती है। तो अगर ये डेड है, ट्रैकिड्स, वेसल्स भी डेड है, फाइबर तो स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है ही, डेड है, तो वेसल्स और ट्रैकिड्स भी डेड है। तो कहीं ना कहीं ऐसे याद रख सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा का कोई असर है। अब स्क्लेरेन्काइमा जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी रिजिडिटी जो होगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कहीं ना कहीं लिग्निन प्रेजेंट होगा। तो अगर ये डेड है तो क्या सेल वॉल इसकी लिग्निफाइड होगी, वेसल की भी। ठीक है, लार्ज सेंट्रल कैविटी, यानी इसकी ल्यूमेन बहुत बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि वेसल है, इसको बहुत चीजें पानी को भेजना है, पानी को स्टोर करेगा तभी तो वो भेजेगा, जगह इसमें बहुत होनी चाहिए, तो लार्ज सेंट्रल कैविटी होनी चाहिए। क्या क्या बात करें कि लॉन्ग होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक है, ट्यूब की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। एक वेसल बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स यानी वेसल मेंबर से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे वेसल मेंबर से एक वेसल मिलकर के बना होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है उसकी लिग्निफाइड होती है। क्यों, क्योंकि ये डेड है यानी प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होगा। स्क्लेरेन्काइमा भी डेड होता है, स्क्लेरेन्काइमा भी डेड है, वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन रिजिडिटी होती है उसमें। तो रिजिडिटी कब होती है, जब लिग्निफाइड सेल वॉल होता है। तो यहाँ पे भी सेल वॉल लिग्निफाइड होगा, क्योंकि ये भी डेड है, स्क्लेरेन्काइमा भी डेड,
दोनों डेड डेड है, तो स्क्लेरेनकाइमा की भी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है, तो इसकी भी सेल वॉल कैसे होगी, लिग्निफाइड होगी, और लार्ज सेंट्रल कैविटीज में प्रेजेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की कुछ बात करें तो देखो, रूट्स है, मान लो यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट है, यहाँ से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुआ, रूट ने एब्जॉर्ब किया और इसको भेज दिया वेसल में। तो वेसल में जाने के लिए इसके पास परफोरेशंस होनी चाहिए, यानी पोर्स होने चाहिए, पोर्स होने चाहिए। पोर्स का क्या मतलब है, छेद, छन्नी, कुछ तो हो जिससे पानी जा सके। अगर मान लो यहाँ पे पोर्स नहीं होती, कॉम्पैक्ट होता है, एकदम बंद होता, क्लोज्ड होता, तो पानी ऊपर कैसे जाता। तो वेसल को अगर पानी अपने पास लेना है तो उसमें पोर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो है ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशन, ठीक है, ये हमारी परफोरेशन प्रेजेंट होती है वेसल में। हर एक वेसल, जैसे ये वेसल मेंबर है, तो वेसल मेंबर के अपर पोर्शन यहाँ पे भी पोर्स प्रेजेंट होंगे, तभी यहाँ से पानी अगर यहाँ पे है तो ऊपर जाएगा, और अगर रूट से पानी आ रहा है तो यहाँ पे भी परफोरेशंस होंगे, तो यहाँ परफोरेशंस कहते हैं इसको, यानी वेसल में पोर्स हैं, ठीक है। जो वेसल मेंबर होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं परफोरेशन के थ्रू इन कॉमन वॉल्स, यानी कि जो ये एक वेसल मेंबर था, इसको समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, कि ये एक वेसल मेंबर था, अब ये दूसरा वेसल मेंबर है। अब ये जो दूसरा वेसल मेंबर है ये कैसे जुड़ा है, इसका भी कुछ वॉल होगा और इसका भी कुछ वॉल होगा। ये दोनों का जो परफोरेशन वॉल है जहाँ पे होल प्रेजेंट है वो एक जैसे एक मिलेगी, यानी एक वॉल ये है, दूसरा वॉल भी तो इस पे ओवरलैप होना चाहिए ना। अगर एक वॉल ये है, दूसरा वॉल ये है, तो अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तभी तो ये कंबाइंड हो पाएगा, कंपैक्ट हो पाएगा, ठीक है। अगर एक वेसल ये है, दूसरा वेसल भी इसमें ओवरलैप करेगा, तभी तो ये कनेक्ट हो पाएगा ना अच्छे से एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही बोल रहा है कि जब ये इंटरकनेक्टेड कैसे होंगे, जब परफोरेशन वॉल जो है हमारी वो जुड़ी होगी आपस में बराबरी से, कॉमन वॉल्स की तरह जब वो काम करेंगे। यानी जो परफोरेटेड वॉल्स है, आप देखो ध्यान से, एक वॉल ये था, दूसरा वॉल ये है, ये आपस में कॉमन वॉल बन गई, दो वॉल था मिल करके कॉमन वॉल बना ली, ऐसे वो जुड़े हुए हैं। ये था हमारा वेसल, ठीक है। अब हम ट्रैकिड्स की बात करें, एक हमने देख लिया जाइलम में, वेसल्स हमने देख लिया, अब ट्रैकिड्स पे आएंगे। तो ट्रैकिड्स की जब हम बात करें तो हमने बोला कि जाइलम के जो 4 कंपोनेंट है उनमें से वेसल, ट्रैकिड्स और फाइबर, ये तीनों ही डेड है सिवाय पेरेन्काइमा के। तो ट्रैकिड्स भी डेड है, यानी इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रैकिड्स का जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारी ट्रैकिड्स की स्ट्रक्चर, ब्लू कलर की ये वाली जो हमारी ट्रैकिड्स की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। सबसे पहले देखो, क्या ये स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक दिख रहा है, तो ये भी इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा ट्रैकिड्स का। सेल वॉल इसकी भी थिक होगी, क्यों थिक होगी, क्योंकि डेड है भैया, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, डेड है तो, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा से याद रखो ना, डेड है स्क्लेरेनकाइमा, तो सेल वॉल थिक होगी और लिग्निफाइड होगी, अगेन सेम बात हो गई। लिग्निन की जो डिपोजिशन होगी वो इनर लेयर ऑफ सेल वॉल में डिफरेंट पैटर्न में प्रेजेंट हो सकती है। क्या मतलब है इसका, जो हमने कहा कि जो सेल वॉल है इसकी वो थिक होगी, सेल वॉल यानी ये जो है हमारा सेल वॉल है, तो सेल वॉल जो है वो हमारा थिक है और इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल यानी लिग्निन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर लिग्निन प्रेजेंट होगा तो लिग्निन इस सेल वॉल में पैचेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी ये एक सेल वॉल है, बाहर का कवरिंग है, ठीक है, सेल वॉल है, तो सेल वॉल में ऐसे पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये सेल वॉल है तो इसमें इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है लिग्निन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रैकिड्स में जो लिग्निन की डिपोजिशन होती है वो थोड़ी अलग अलग, क्या कहते हैं उसको, क्रिएटिविटी से प्रेजेंट होती है। तो लिग्निन की डिपोजिशन यहाँ पे सेल वॉल के जो इनर वॉल लेयर यानी जो सेल वॉल है इसकी जो अंदर की वॉल लेयर होगी, ये यानी ये एक सेल वॉल है, ठीक है, इसकी जो अंदर की लेयर होगी इसमें या तो वो पैचेस में प्रेजेंट होगा या फिर वॉल के पूरे चारों तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डिफरेंट पैटर्न में लिग्निन की डिपोजिशन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल में डिफरेंट पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकता है। क्या क्या समझे हम, ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डायग्राम से समझ में आ रहा है। सेल वॉल इसकी थिक होगी, डेड है तो लिग्निफाइड भी होगा, ठीक है। लिग्निन की डिपोजिशन पैटर्न्स में प्रेजेंट हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमारी पैचेस में प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारी पूरी कैसे प्रेजेंट है, ये सेल वॉल को ऐसे कवर कर रही है चारों तरफ से। तो लिग्निन पैटर्न है इनर सेल वॉल में, ये टेपर्ड एंड होती है इसकी भी, अब देखो पॉइंटेड एंड है इसकी, ट्रैकिड्स की भी। फाइबर और ट्रैकिड्स की कैसे एंड होती है, पॉइंटेड एंड्स होती है, और यहाँ पे पैचेस में लिग्निन प्रेजेंट हो सकता है और चारों तरफ से
कवर्ड भी हो सकता है, सेल वॉल को इनर अंदर से चारों तरफ से वो कवर भी कर सकता है। तो लिग्निन की जो डिपोजिशन है वो डिफरेंट पैटर्न्स शो कर सकते हैं। ये था हमारा ट्रैकिड्स। अब जाइलम फाइबर की बात करें तो मैंने बताया कि फाइबर चाहे जाइलम की हो, फ्लोएम की हो, स्क्लेरेनकाइमा की हो, सबकी कैरेक्टरिस्टिक हमारी सेम होगी और डेड होंगे ये, ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे जैसे कि फाइबर्स में होता है, जिसमें कुछ नया नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, सेम होगा बिल्कुल, जैसे एसेप्टेड होता है, सेप्टेड होता है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होता है, लॉन्ग होता है, नैरो उसकी ल्यूमेन होती है, फिर टेपर्ड एंड्स होता है, और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, ये सारी फ्यू पिट्स प्रेजेंट होती है, ये सारी हमारी फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम जाइलम पेरेंकाइमा पे आते हैं। पेरेंकाइमा ही जाइलम का फोर्थ कंपोनेंट है, ऐसा कंपोनेंट है जो कि लिविंग है। अगर लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अभी तक हमने जितने कंपोनेंट देखे उसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, लेकिन पेरेंकाइमा लिविंग है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। जो इसकी सेल वॉल है पेरेंकाइमा की, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जो फीचर्स हैं वही रहेंगे, थिन होती है और सेल्यूलोजिक होती है। अब पेरेंकाइमा जो है वो बहुत सारे काम कर सकता है। यहाँ पे जाइलम पेरेंकाइमा फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, किस फॉर्म में? स्टार्च, फैट एंड टैनिन्स के फॉर्म में। यहाँ पे पेरेंकाइमा फूड को स्टोर करता है, जैसे हमने नॉर्मल पेरेंकाइमा में पढ़ा था कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होगा, स्टोर भी कर रहा होगा फूड को, फोटोसिंथेसिस जो खाना बनेगा उसको स्टोर करेगा, एंड देन फिर सिक्रीशन का भी प्रोसेस कर रहा होगा। जाइलम पेरेंकाइमा में स्पेशलाइज्ड कर दिया कि ये स्टोर क्या क्या करेगा। जाइलम का जो पेरेंकाइमा है वो स्टार्च को स्टोर करेगा, वो फैट को स्टोर करेगा, वो टैनिन्स को स्टोर करेगा। ये याद रखेंगे, जाइलम पेरेंकाइमा किस किस चीज को स्टोर करेगा? स्टार्च को स्टोर करेगा, ठीक है, किस किस चीज को? स्टार्च को स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा, टैनिन्स को स्टोर करेगा, ठीक है, जाइलम पेरेंकाइमा। अब जाइलम पेरेंकाइमा में रे पेरेंकाइमेटस सेल होते हैं। रे पेरेंकाइमेटस सेल का क्या मतलब है? पेरेंकाइमा बहुत सारे काम कर सकता है, ये तो हम जानते हैं। रे पेरेंकाइमेटस इसको क्यों कह रहे हैं? यानी ऐसे पेरेंकाइमेटस सेल जो कि रे की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ यही मतलब होगा इसका। तो इसको देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। एक वेसल मान लो यहाँ से जा रहा है पानी, ये वेसल था हमारा, पानी ऊपर नीचे रूट से लेकर के ऊपर तक जा रहा है। ये पेड़ है हमारा, वेसल हमारा कहीं बीच में ऐसे प्रेजेंट है। ये रूट्स जो है पेड़ के, वो यहाँ से पानी और मिनरल्स जो है वेसल के थ्रू होते होते ऊपर तक पहुँच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो यहाँ पे तो नहीं पहुँच पा रहा ना पानी, यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, तो यहाँ और यहाँ जो चारों तरफ है पेड़ के, 3D में अगर इमेजिन करो तो चारों तरफ पेड़ के पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसमें क्या मदद होगा? उसमें पेरेंकाइमा सेल्स आएंगे, यानी पेरेंकाइमेटस सेल्स यहाँ कहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वो रे की तरह बिहेव करेंगे, यानी यहाँ से वो पानी कुछ यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगे जिसमें पेरेंकाइमा में जाएंगे, और ये पेरेंकाइमा हर जगह इसको क्या करेगा? एक्सपोर्ट कराएगा पानी को रे की फॉर्म में, बहुत सारे डायरेक्शंस में वो चारों तरफ फ्लो कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये वेसल है, यहाँ से पानी रूट से ऊपर जा रहा था, ये एक पेड़ है, ठीक है, मान लो इसका ये पेड़ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये बीच में वेसल है, ये पानी ऊपर लेके जा रहा है। तो पेरेंकाइमा के सेल वेसल से जुड़े होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से वेसल से पानी जो है वो हमारे पेरेंकाइमा में आता है, और पेरेंकाइमा क्या करता है? रेडियल, यानी कि रे की फॉर्म में, जैसे लाइट से रे निकलती है ना, एक बल्ब है उससे क्या होती है? लाइट बहुत रे की फॉर्म में ऐसे निकलता है, वैसे ही पानी जो है वो पेरेंकाइमा क्या करेगा? पूरा पानी जो है वो चारों तरफ कंडक्शन करा देगा, ट्रांसपोर्ट करा देगा। तो रे पेरेंकाइमेटस सेल का क्या काम होता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी रेडियल का क्या मतलब? ये एक सेल है तो ये ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी, यानी रेडियली क्या होगा? ट्रांसपोर्ट कराएगा, कंडक्शन कराएगा पानी का। तो ये था जाइलम पेरेंकाइमा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कि रे पेरेंकाइमेटस सेल की तरह बिहेव करता है, यानी रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर को करवाता है। ये थे 4 कंपोनेंट हमारे जाइलम के। ट्रेकिड्स पढ़ लिया हमने, वेसल्स पढ़ लिया, जाइलम पेरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम पे आने से पहले कुछ एनसीईआरटी में बात कही गई है, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जाइलम में कुछ बात कही गई है, इंडार्च अरेंजमेंट, एग्जार्च अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। अब ये कौन से जाइलम है? तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा नोट्स पे आ जाते हैं।
ये एक चार्ट बनाया मैंने, फ्लो चार्ट, इससे ईजिली समझ आएगा। प्लांट के केस में दो तरह की ग्रोथ हो सकती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो जाइलम हमारा फॉर्म करेगा उसको हम प्राइमरी जाइलम कहेंगे, ठीक है। यानी मान लो प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब है, लेंथ बहुत ज़्यादा, एक प्लांट है छोटी सी, उसकी लेंथ बढ़ रही है, ब्रांचेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हरी भरी पत्ती आ रही है, तो वो लेंथ है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, अगर उसकी मोटापा बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, गर्थ बढ़ गया, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ है। तो प्लांट की ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हम लोग देख चुके हैं। प्राइमरी ग्रोथ में जो जाइलम बनेगा उसको हम प्राइमरी जाइलम कहेंगे, और जो सेकेंडरी ग्रोथ में जाइलम बनेगा उसको हम सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। जो प्राइमरी जाइलम है, अब इस प्राइमरी जाइलम में भी मान लो एक ये प्राइमरी ग्रोथ हो रहा था, उसमें जो जाइलम बना वो प्राइमरी जाइलम है। अब इस प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले जाइलम बनेगा ना, जो सबसे पहले जाइलम फॉर्म करेगा, वो उसको हम कहेंगे प्रोटोजाइलम, और जो फिर बाद में जाइलम फॉर्म करेगा मेटाजाइलम। यानी जो सबसे पहला जाइलम आया उसको क्या कहें, प्रोटो। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जो पहले आया, वो जाइलम जो पहले आया उसको हम कहें प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम वो जाइलम जो बाद में आया। बाइफर्केशन समझ आ रही है कि कैसे हुआ। प्लांट के केस में दो तरह की ग्रोथ देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ये हम प्राइमरी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी का कोई काम नहीं है। प्राइमरी ग्रोथ जब हो रही होती है तो जो जाइलम फॉर्म होती है प्राइमरी ग्रोथ के दौरान उसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं। सिमिलरली जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जाइलम प्रोड्यूस होती है उसको सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले जाइलम बना उसको प्रोटोजाइलम कहेंगे, और जो फिर बाद में जाइलम बना उसको मेटाजाइलम कहेंगे। अब ये जो प्रोटोजाइलम है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजाइलम कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजाइलम की अरेंजमेंट के बेसिस पर हम कहते हैं कि एंडार्च है या फिर एग्जार्च है। यानी एंडार्च और एग्जार्च एक अरेंजमेंट है, किसका, प्रोटोजाइलम का। प्रोटोजाइलम का कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी प्रोटोजाइलम की अगर देखो तो प्रोटोजाइलम की लोकेशन क्या है, प्रोटोजाइलम की क्या लोकेशन है, उस बेसिस पर हम अरेंजमेंट कहते हैं। अगर प्रोटोजाइलम जो है हमारा पिथ के टुवर्ड्स प्रेजेंट होगा, यानी अंदर की तरफ, मान लो ऐसे देखो, ये हमारा पिथ है। हम लोग बेसिक अरेंजमेंट टिश्यू का जानते हैं ना, जैसे कि पहले एपिडर्मिस होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे एपिडर्मिस होता है। अगर देखो ऊपर में सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, फिर हम लोग देखे पेरिसाइकल होता है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल होता है, फिर हमने देखा नीचे की तरफ पिथ होता है। ये बेसिक अरेंजमेंट था, ठीक है। ये बेसिक अरेंजमेंट यानी बेसिकली टिश्यू ऐसे प्रेजेंट होता है। ये जो पिथ है, ठीक है, पिथ है, और ये वेस्कुलर बंडल यानी यहीं पे जाइलम प्रेजेंट होगा हमारा। तो जाइलम में भी जो प्राइमरी ग्रोथ के वक्त जो जाइलम बना उसको प्राइमरी जाइलम कहें। प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले आया उसको हम प्रोटोजाइलम, जो बाद में आया मेटाजाइलम। तो अगर ये प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी जाइलम में जो प्रोटोजाइलम है हमारा वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, अंदर मतलब ये अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पिथ सबसे अंदर है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ अगर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं एंडार्च, एंड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो एंडार्च अरेंजमेंट कब कहेंगे, जब हमारा प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, यानी पिथ के पास होगा। ये हमारा जाइलम है, मान लो ये फ्लोएम है, ऐसे वैस्कुलर बंडल मैंने बताया ना कि यहाँ पे होता है फ्लोएम और ये जाइलम। इसको और इलेबोरेटली बताएं तो ये हो गया हमारा फ्लोएम, और जाइलम में भी कौन कौन सा हो गया, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो और यहाँ पे हमारा होता है पिथ, ऊपर में बहुत सारे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह सब आ गए। तो ये पिथ यानी प्रोटोजाइलम अगर पिथ की तरफ है तो इसको हम कहेंगे एंडार्च, यानी अंदर की तरफ है प्रोटोजाइलम। अगर यही केस हो गया, मान लो फ्लोएम था, यहाँ पे प्रोटोजाइलम आ गया और मेटाजाइलम आ गया अंदर की तरफ, यानी प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ आ गया, प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ चला गया, यानी पिथ था, पिथ अंदर था, पिथ से बाहर की तरफ चला गया, तो हम इसको कहेंगे एग्जार्च, एग्जार्च अरेंजमेंट। तो हमने क्या बोला कि जो प्राइमरी जाइलम है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म जो जाइलम होती है वो होती है प्रोटोजाइलम, एंड बाद में जो बनती है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम की लोकेशंस कैसी है उस बेसिस पर हम अरेंजमेंट बताते हैं, एंडार्च है या फिर एग्जार्च है। यानी अगर प्रोटोजाइलम की अरेंजमेंट टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ है, पिथ की तरफ है, तो हम उसको कहेंगे एंडार्च। अगर प्रोटोजाइलम की अरेंजमेंट आउटसाइड की तरफ है, यानी पेरीफेरी की तरफ है, पिथ के अगेंस्ट है, तो हम उसको कहेंगे एग्जार्च। क्लियर? यानी यहाँ फ्लोएम था, प्रोटोजाइलम अगर इसके बाद हमारा पिथ प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ है, पिथ के पास है, तो इसको हम कहेंगे एंडार्च। और अगर ये पिथ के अपोजिट यानी पेरीफेरी की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एग्जार्च।
क्लियर है ये? सिमिलरली फ्लोएम के केस में भी देखते हैं। फ्लोएम के केस में हम ऐसे डिफाइन नहीं करते कि एंडार्च अरेंजमेंट, एग्जार्च अरेंजमेंट की प्राइमरी फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा, ये नहीं करते हम लोग, ये पर्टिकुलरली जाइलम के ही केस में करते हैं। लेकिन फ्लोएम के केस में भी ऐसा होता है, हमारा प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम हमारा बनता है। जैसे जाइलम के केस में हमारा प्राइमरी ग्रोथ हो रहा होता है, तो जो जाइलम बनता है उसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं। प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले बना प्रोटोजाइलम, बाद में बना मेटाजाइलम। सिमिलरली फ्लोएम के केस में भी जो प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है जो फ्लोएम, उसको हम प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। और इस प्राइमरी फ्लोएम में भी जो सबसे पहले बना उसको हम कहेंगे प्रोटोफ्लोएम, एंड जो बाद में बना उसको हम कहेंगे मेटाफ्लोएम। ठीक है, इसमें एंडार्च एग्जार्च जैसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता। ठीक है, जैसा जाइलम में दिख रहा था हमें। अरेंजमेंट इसका कुछ नहीं है कि अरेंजमेंट लोकेशन कहाँ पे होगी, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोफ्लोएम क्या है। जो प्राइमरी फ्लोएम में जो सबसे पहले बना वो हुआ प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम जो बाद में हुआ। एक बात जो ध्यान में रखना है कि जो प्रोटोफ्लोएम होते हैं उसमें जो सीव ट्यूब क्या है, फ्लोएम की एलिमेंट्स है। आगे देखेंगे कि अभी देखो फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, जैसे जाइलम के 4 होते हैं। फ्लोएम में जो 4 एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। तो ये 4 कंपोनेंट है। तो जो सीव ट्यूब्स की क्या होती है इसमें डिफरेंट हो जाती है, बट सीव ट्यूब्स यानी जो एक एलिमेंट है फ्लोएम का वो डिफरेंट हो जाता है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम में। प्रोटोफ्लोएम में जो सीव ट्यूब होता है वो पतला हो जाता है, प्रोटोफ्लोएम में सीव ट्यूब पतला हो जाता है। मेटाफ्लोएम में सीव ट्यूब लार्जर यानी बिगर हो जाता है। प्रोटोफ्लोएम में सीव ट्यूब नैरो हो जाता है, मेटाफ्लोएम में सीव ट्यूब बिगर हो जाता है। ये एक फैक्ट है, इसको फैक्चुअल डेटा है, इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं हमारी लास्ट टिश्यू जो कि हमारा है फ्लोएम। यानी हमारी कितनी स्लाइड्स बची हैं अभी, अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 स्लाइड्स हमारी अभी बच गई बस। अगर हम बात करें फ्लोएम की, ठीक है, अगर हम बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम को हम एक और नाम से जानते हैं, बास्ट। फ्लोएम का दूसरा नाम भी है, क्या है दूसरा नाम फ्लोएम का, बास्ट। फ्लोएम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं बास्ट। तो फ्लोएम को हम लोग बास्ट नाम से भी जानते हैं। जैसे जाइलम की फंक्शन थी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर यानी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वैसे ही फ्लोएम की फंक्शन हमें पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, या क्या कराएगा, ट्रांसलोकेशन कराएगा किसका, फूड मटेरियल्स का। जैसे जाइलम में हमने पढ़ा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारा रूट से पानी और मिनरल्स गया, वाटर एंड मिनरल्स हमारी रूट से आई, वाटर एंड मिनरल्स हमारी रूट से कहाँ पे आई, स्टेम में, एंड देन फिर स्टेम से हमारी आई लीव्स में। वैसे ही फ्लोएम के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड मटेरियल्स का वो क्या कहाँ से होगा, सोचना भी क्यों है, तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि प्लांट में खाना कहाँ बनता है, पानी तो हम ज़मीन में डालते तो ज़मीन से ऊपर जाएगा। प्लांट में किचन कौन है, लीव्स हमारी फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो लीव्स हमारी खाना बना रही होगी। यानी यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाएगा, लीव से खाना स्टेम में एंड देन फिर रूट में जा रहा होगा जनरली। लेकिन जब पतझड़ का मौसम आता है, जब सारी पत्तियाँ झड़ जाती है, जैसे पेड़ है, जब पतझड़ का मौसम आएगा, जब मान लो नॉर्मल मौसम है तो पत्ती ने खाना बनाया, वो स्टेम पे आया, स्टेम से फिर हमारी रूट तक गई। अब रूट हमारा क्या करता है, खाना को जितना उसको ज़रूरत होती है यूज़ करता है, बाकी जो खाना बच जाता है उसको स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है, बाद में जब पतझड़ आता है, पतझड़ का सीज़न आता है ना, जब सारी पत्तियां झड़ जाती है, सिर्फ ब्रांचेज हैं हमारे, जब सारी पत्तियां हमारी झड़ गई है, उस केस में हमारे पास पत्ती नहीं है, तो जो रूट्स है, रूट्स में जो खाना स्टोर था वो रूट्स से ऊपर जाते हैं। यानी कि फूड की जो ट्रांसलोकेशन है ये कैसी होती है, ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में जो कि अब डिलीट हो गया उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाली जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, लेकिन अब वो पोर्शन डिलीट हो गया है। लेकिन ये याद रखेंगे जो फ्लोएम की जो डायरेक्शन होती है, यानी फूड की जो ट्रांसपोर्ट है उसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल। समझ में आई ये बात, बाई डायरेक्शनल होती है। थोड़ा रिसाइज कर लेंगे इसको।
डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, बाई डायरेक्शनल होती है। ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि खाना हमारी जनरली लीव्स बनाती है, लीव से स्टेम में जाएगी, स्टेम से रूट में जाएगी, बट जब पतझड़ आता है तो रूट में जो खाना स्टोर है वो वापस ऊपर जाता है, तो डायरेक्शन यहाँ बाई डायरेक्शनल। और जाइलम में डायरेक्शन जो होती है वो हमारी कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि रूट से ही हमेशा पानी जाएगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो होती है यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ पर। ये तो समझ में आया कि फ्लोएम का क्या काम है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स को करवा रहा होगा, लीव से अदर पार्ट्स में जाएगी जनरली। फ्लोएम के भी 4 टाइप्स हैं, जैसे कि जाइलम के 4 टाइप्स थे, क्या क्या, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। जैसे जाइलम के केस में जिम्नोस्पर्म जाइलम का एक कंपोनेंट लैक कर रहा था, कौन सा, वेसल। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से लोअर लेवल में है, प्रेजेंट है, तो लोअर लेवल है जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है, जाइलम का जो कंपोनेंट है वेसल, वो उसमें एब्सेंट थी जिम्नोस्पर्म में। सिमिलरली फ्लोएम की भी कुछ कंपोनेंट जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होगी। तो जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम की कंपोनेंट है, यानी फ्लोएम की क्या क्या कंपोनेंट है जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, वो है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ये 4 कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम के। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते। सीव ट्यूब के जो बदले में, यानी सीव ट्यूब के जो बदले में जो काम कर रहे होते हैं वो होते हैं सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सीव ट्यूब का ये जगह लेता है सीव सेल। सीव ट्यूब का काम कर रहा होता है सीव सेल, और कंपेनियन सेल का कौन काम कर रहा होता है, एल्ब्यूमिनस सेल। तो ये याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म के पास कोई सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे फ्लोएम एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स होता है, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कोई भी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होता फ्लोएम में। उसमें क्या होता है, सीव ट्यूब के बदले सीव सेल्स प्रेजेंट होती है और कंपेनियन सेल्स के बदले एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे जाइलम के केस में सारे डेड थे एक जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके, फ्लोएम के केस में सारे लिविंग है, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी लिविंग है, सीव ट्यूब भी लिविंग है, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ के। और हम लोग जानते हैं फाइबर जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, डेड ही होता है हमेशा। तो जाइलम के केस में सारे डेड थे, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा हमारा लिविंग था। लेकिन फ्लोएम के केस में सारे लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके। ये भी एक डिफरेंस है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब सीव ट्यूब के बारे में बात करें, फ्लोएम फाइबर के बारे में बात करें, इससे पहले हम लोग सीव ट्यूब समझ लेते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, तो सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सीव ट्यूब कैसे प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे जाइलम के केस में वेसल थी ना, जाइलम के केस में हमारी जैसे वेसल थी, वैसे ही फ्लोएम के केस में हमारी सीव ट्यूब होती है। यही हमारी मेन ट्रांसलोकेशन फूड का करा रही होती है। जाइलम के केस में कौन करा रहा होता है, वेसल करा रहा होता है, वैसे ही फ्लोएम के केस में सीव ट्यूब करा रहा होता है। तो सीव ट्यूब भी हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जैसे वेसल्स में होती है। अब ऑब्वियसली जैसे पानी को हमें ऊपर ले जाना था तो हमें कुछ पोर्स चाहिए थे ताकि पानी ऊपर जा सके, वैसे ही सीव ट्यूब में भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस पोर्स को हम सीव पोर कहते हैं, परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर मिलकर के एक प्लेट बना लेते हैं, प्लेट जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं सीव प्लेट। इसको हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, सीव प्लेट कहते हैं। ये था हमारा ये, कि हमें खाना कहाँ से आ रहा है। अब खाना हमारा ऊपर से नीचे आएगा, लीफ से बन के जनरली आएगा, तो ऊपर से नीचे आएगा तो परफोरेशंस होने चाहिए। तो ये सीव पोर है, और जो मिलके प्लेट बना रहे हैं उसको हम कहेंगे सीव प्लेट। ये पूरा क्या है हमारा, सीव ट्यूब। जैसे ही वेसल में हमारी पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो थी वो हमारी वेसल थी, और हर एक एक वेसल मेंबर मिलके पूरा कंपोनेंट टोटली क्या बना रहा था, हमारा वेसल बना रहा था। वैसे ही सीव ट्यूब में भी बहुत सारी सीव क्या प्रेजेंट होंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे वेसल में हमारे वेसल मेंबर्स प्रेजेंट थे, बहुत सारे छोटे छोटे वेसल मेंबर्स मिल करके एक पूरा वेसल बना रहे थे। सिमिलरली सीव ट्यूब में भी छोटे छोटे सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपस में मिल करके क्या बना रहे होंगे, सीव ट्यूब बना रहे होंगे। देखो मेन रीज़न क्या है ना टुकड़ों में प्रेजेंट होने का, क्योंकि पेड़ की हाइट्स बहुत लंबी लंबी होती है। पेड़ जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ठीक है, तो सेल्स जो है हमारे टिश्यूज़ जो हैं उनको बाइफर्केशंस यानी डिवीजन में
साथ मिलकर के एक यूनिटी से काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत लंबे लंबे हाइट तक पहुंचानी है वाटर, ठीक है, बहुत लंबे लंबे हाइट तक वाटर एंड फूड उनको पहुंचाना है। इसीलिए बहुत सारे एलिमेंट्स साथ मिलते हैं। वेसल के केस में बहुत सारे वेसल मेंबर्स आपस में जुड़ करके एक यूनिट की तरह काम करते हैं और वो पानी और मिनरल्स को पहुंचाते हैं। सिमिलरली फूड को हमें लीव्स से नीचे पहुंचाने के लिए बहुत सारे ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स की ज़रूरत है। वो बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, अलग अलग एक एक एलिमेंट्स मिलकर के हमारी सीव ट्यूब की फॉर्मेशन कर रही होती है, ठीक है। अब खाना ऊपर से नीचे आएगा, उसके लिए कुछ पोर्स होनी चाहिए, तो ये पोर्स को हम कहते हैं सीव पोर, और इस जो पोर मिलकर के एक प्लेट बना दे रहा है उसको हम कहते हैं सीव प्लेट। वेसल के केस में जैसे ही कनेक्टेड वो कैसे थे, उनकी जो परफोरेशंस थी, जो परफोरेशंस की जो वॉल थी वो कॉमन हो जा रही थी। यानी वेसल के केस में अगर आप देखो तो जाइलम वेसल्स के केस में जो परफोरेशन की वॉल थी वो एक हो जा रही थी। यहाँ पे पहला परफोरेशन वॉल, ये दूसरा परफोरेशन वॉल, ये मिलके एक बन जा रहा था और कॉमन वॉल बना ले रहा था, तभी वो कनेक्ट हो पा रहे थे। वैसे ही सीव ट्यूब के भी केस में जो परफोरेशन वाली वॉल है, यानी सीव पोर वाली वॉल है, वो आपस में जुड़ जाएंगी और एक कनेक्शन बिल्ड कर लेंगी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है वेसल से, बस क्या है, वहाँ पे वेसल डेड था, यहाँ पे सीव ट्यूब लिविंग है। वहाँ पे वेसल डेड था, कोई न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं था, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं था ऑब्वियसली क्योंकि डेड था। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये लिविंग है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस ऐसा कैसे हो सकता है, किसी सेल में न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल होता है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल होता है। बिना न्यूक्लियस के ये लिविंग सेल काम कैसे कर रहा है, ब्रेन ऑफ सेल की तरह होता है न्यूक्लियस हमारा, ठीक है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, फिर ये काम कैसे कर रहा है, इसको काम करने की डायरेक्शन कैसे मिल रही है। तो काम करने की डायरेक्शन हमारी नाम से पता चलता है, कंपेनियन सेल यानी साथी। कंपेनियन सेल एक ऐसा सेल है, फ्लोएम का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सीव ट्यूब सेल का कंपेनियन बनेगा, साथी बनेगा, हमदर्द बनेगा। तो ये जो साथी बनेगा सीव ट्यूब सेल का, ये क्या करेगा, इसके पास होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, इसके पास होते हैं न्यूक्लियस। तो ये सीव ट्यूब सेल से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, सीव ट्यूब सेल से पिट फील्ड्स के थ्रू जुड़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, पिट फील्ड्स कहते हैं। पिट फील्ड्स का क्या मतलब है, ये एक ऐसा इन दोनों के वॉल को ना ज्वाइन कर दे रहा है, इन दोनों के वॉल को ज्वाइन कर दे रहा है। कौन, पिट फील्ड्स। पिट फील्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि इन दोनों के वॉल को, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के वॉल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से जो न्यूक्लियस है वो सिग्नल भेजता है और फिर वो पीट फील्ड्स के थ्रू हमारी सीव ट्यूब रिसीव करता है एंड देन फिर वो वैसे ही काम करता है। तो सीव ट्यूब लिविंग है लेकिन इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है। ये किसके न्यूक्लियस से काम करता है, कंपेनियन सेल इसको गाइड कर रहा होता है। इसके पास क्या है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म तो होना ही होना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़रूर से होगा, क्योंकि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिविंग सेल का, ठीक है। अब ये पूरा सीव ट्यूब है, ये एक क्या होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होगा। ये क्या होंगे, मैंने बताया पोर होगा, और ये पोर मिलकर के एक प्लेट बनाएंगे जिसको हम सीव प्लेट कहेंगे, ठीक है। वेसल के केस में हम यहाँ पे सिर्फ परफोरेशंस या पोर कह रहे थे, यहाँ पे सीव ट्यूब के केस में हम इसको अलग से सीव पोर कहते हैं और सीव प्लेट कहते हैं, याद रखेंगे। ये हमारा कंपेनियन सेल है, साथी। बेसिकली इसका काम होगा सीव ट्यूब को गाइड करना, उसको बताना कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपने न्यूक्लियस से उसको सिग्नल पास करना। ये हमारा जो सेल है ये है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, फ्लोएम फाइबर के लगभग सेम होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। फ्लोएम के केस में 2-3 यूनिक बात है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हमने पढ़ा फ्लोएम पेरेन्काइमा, जिसके बारे में अभी देख रहे हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब जो है हमारा वो मेनली फूड को ट्रांसलोकेट कराएगा, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये लिविंग ज़रूर होता है। तो कंपेनियन सेल इसके जस्ट बगल में प्रेजेंट होगा और इसको गाइड करेगा, क्योंकि कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो इसको सिग्नल भेजता है, ठीक है। फिर कंपेनियन सेल के जस्ट बगल में प्रेजेंट होगा हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा के पास हमारी न्यूक्लियस होती है। इसका काम क्या है वो हम लोग देखेंगे, अरेंजमेंट बस देखो। इस फ्लोएम पेरेन्काइमा के पास भी हमारी न्यूक्लियस होती है, और यहाँ पे जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा
जो है हमारी, उसके नीचे उसके जो कुछ पोर्शंस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस करवाता है। ये पिट्स टाइप के यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बनाता है बगल वाले सेल से। जैसे ये कंपेनियन सेल्स है तो इससे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बनाएगा ताकि क्या कर सके, पेरेंकाइमा बहुत सारी काम करता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है, ऐसी कनेक्शन होती है नेबर सेल्स के आपस के बीच में कुछ आदान प्रदान करने के लिए। नेबर्स पड़ोसी बन जाते हैं, कुछ इधर से उधर कुछ भी एसेंशियल जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। ये अरेंजमेंट क्लियर है, एक बार और हम इसको देखेंगे, अभी बेसिक क्लियरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोग स्पेसिफिकली एक एक फ्लोएम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला कंपोनेंट जो फ्लोएम का है वो है सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सीव ट्यूब लॉन्ग होता है, ये हमने देखा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लॉन्ग है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है इसका। ठीक, अरेंज्ड होता है ये लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूडनली ये अरेंज होता है, ऐसे डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट होता है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट। तो ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है, कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स का क्या मतलब है, जुड़ा हुआ है। हमने देखा डायग्राम में कि कंपेनियन सेल से ये जुड़ा हुआ होता है। इसकी जो एंड वॉल है, यानी जो इसका एंड वॉल है, ये वॉल, इसमें कुछ परफोरेशंस होती है, कुछ छेद होती है ताकि खाना नीचे आ सके। उस छेद को, उस परफोरेशन को हम सीव प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, एंड वॉल, ये जो वॉल बनाती है परफोरेशन मिल करके, उसको हम कहते हैं सीव प्लेट्स। इसमें एक चीज मुझे लगता है यहाँ पे लिख देना चाहिए, जो परफोरेशन होती है उसको हम कहते हैं सीव पोर। ठीक है, और ये जो सीव पोर है वो मिल करके क्या बनाती है, हमारे सीव प्लेट बना रही होती है। ठीक है, एंड वॉल का क्या मतलब है, ये जो वॉल है हमारी इस डायग्राम में, ये पूरी वॉल, इस पूरी वॉल में परफोरेशन प्रेजेंट होता है और इस पूरे वॉल को हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट। ये देखो प्लेट की तरह बन रहा है, सीव प्लेट कहते हैं। और ये जो परफोरेशंस है, पर्टिकुलरली ये जो परफोरेशंस है, होल्स है, पोर्स है, इनको हम क्या कहते हैं, सीव पोर कहते हैं। जब ये सीव ट्यूब मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है पेरिफेरी में, यानी पहले प्रेजेंट नहीं होता। इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये मैच्योर होते हैं तब इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी पहले प्रेजेंट नहीं होता। एनसीईआरटी में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ऐसे तो हमें पता है ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, हमारे लिविंग होते हैं। फाइबर कैसे होते हैं, हमारे डेड होते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम की बात करें सीव ट्यूब की पहली कंपोनेंट की, तो हमने देखा ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली इसका अरेंजमेंट होता है, कंपेनियन सेल से ये जुड़े हुए होते हैं। जो इनकी एंड वॉल है उसमें कुछ परफोरेशंस प्रेजेंट होती है, परफोरेशंस जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम सीव पोर कहते हैं, और जो वॉल बन रही होती है उसको हम सीव प्लेट कह रहे होते हैं। जब सीव ट्यूब मैच्योर होता है, क्योंकि ये लिविंग है, शुरुआत में नहीं प्रेजेंट होती है, याद रखेंगे, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म आ जाती है इसके पेरीफेरी में। यानी अगर ये सीव ट्यूब है, ये बीच का वैक्यूल है, तो इसका जो ये सीव ट्यूब है मान लो, तो इसके जो बीच में वैक्यूल प्रेजेंट है, तो इसका जो पेरीफेरी होगा इसमें हमारे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, कब प्रेजेंट होती है, मैच्योरिटी में आ जाती है। एक लार्ज वैक्यूल होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है तभी कंपेनियन सेल्स से ये एसोसिएटेड है, क्योंकि कंपेनियन सेल्स जो है वो हमारा साथी है, कंपेनियन है इसका, जो कि इसको सिग्नल्स देगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो ये साथी जो है वो उसका दिमाग बन के चलता है। अब फाइबर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये डेड होती है, सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है जो हमने स्क्लेरेंकाइमा में देखा है। जो नई बातें हैं उसको हम जानेंगे। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम को हम लोग बास्ट के नाम से जान रहे थे, इसीलिए फ्लोएम फाइबर को हम लोग ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, बास्ट है, तो इसलिए फ्लोएम फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर्स के नाम से जानते हैं। अब फाइबर क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स है, ये हमें पता है। स्क्लेरेंकाइमा के दो कंपोनेंट है, फाइबर और स्क्लेरिड्स। तो फाइबर कैसे होंगे, किस चीज से बने होंगे, स्क्लेरेंकाइमा के सेल से बने होंगे। ठीक है, और ये फाइबर जो है फ्लोएम फाइबर ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये सेकेंडरी फ्लोएम में बनते हैं। प्राइमरी फ्लोएम में नहीं प्रेजेंट होते, इसका मतलब प्राइमरी ग्रोथ जो कराने में फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है उसको हम प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ यानी गर्थ में जो इंक्रीज करा रहा होगा फ्लोएम, उसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे।
तो जो ये बास्ट फाइबर है यानी फ्लोएम फाइबर, जो फ्लोएम का कंपोनेंट है फाइबर, ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होता, ये सेकेंडरी फ्लोएम में बनता है। ये याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में एंड ये फॉर्म होता है सेकेंडरी फ्लोएम में। ठीक है, उसके बाद ये मैच्योरिटी में प्रोटोप्लाज्म को लूज करके डेड बन जाते हैं। यानी शुरुआत में तो इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है। दो बात, सीव ट्यूब मैच्योरिटी, सीव ट्यूब लिविंग है लेकिन शुरुआत में इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। जब ये मैच्योर होते हैं तब इनके पास प्रोटोप्लाज्म आता है। सिमिलरली फ्लोएम फाइबर भी जब शुरुआत होती है तो उनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है, जब वो मैच्योर होते हैं तो प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं वो एंड वो डेड बन जाते हैं। मतलब अपोजिट केस है। समझ लो कितनी ये बहुत ही बारीक बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फ्लोएम फाइबर यानी बास्ट फाइबर मैच्योर हो जाते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं और वो डेड बन जाते हैं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर मैच्योरिटी में प्रोटोप्लाज्म लूज करके डेड बन जाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फ्लोएम फाइबर की, किसको हम कॉमर्शियलाइज करते हैं यानी बेचते हैं, इसको कॉमर्शियली हम यूज़ करते हैं। जैसे जूट फाइबर फ्लोएम फाइबर है, फ्लैक्स के रूप में, हेम्प के रूप में, ये सब फाइबर्स हैं जो कि फ्लोएम की कंपोनेंट फ्लोएम फाइबर है। जूट फ्लैक्स एंड हेम्प, ये तीनों जो हैं वो कॉमर्शियलाइज हम लोग यूज़ करते हैं और ये क्या है, फ्लोएम फाइबर हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, नॉर्मल फाइबर में जैसी होती है वैसी है, सेप्टेट, लॉन्ग, नैरो, ल्यूमेन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या पढ़े अगर हम लोग इसको मतलब कि समरी लिखें अगर हम लोग इसका, तो हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले अगर हम लोग समरी की बात करें मान लो, तो हमने देखा कि सीव ट्यूब के केस में क्या हो रहा था कि लॉन्ग होती है। ठीक है, लॉन्ग होती है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए ये न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसीलिए इसके साथ प्रेजेंट होता है एक साथी जिसके पास न्यूक्लियस होता है। और साथी कौन है, कंपेनियन सेल, यानी ये एसोसिएटेड होता है किससे, कंपेनियन सेल्स के साथ ये एसोसिएटेड होता है। फिर हमने देखा कि जो सीव ट्यूब की सेल्स है इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये लिविंग है। लेकिन क्या ये प्रोटोप्लाज्म शुरू से प्रेजेंट होता है, नहीं। ये प्रोटोप्लाज्म कब आता है, जब सीव ट्यूब मैच्योर हो जाता है तब ये प्रोटोप्लाज्म आता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है कि यही हम लोग देखें, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है, कंपेनियन सेल्स के साथ अरेंज। एंड वॉल में परफोरेशन होती है, सीव पोर बनाती है। जो परफोरेशन होती है, पोर्स होती है, उसको सीव पोर कहते हैं। वही मिलके एंड वॉल बनाती है जिसको हम सीव प्लेट कह रहे होते हैं। जब ये लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म शुरू से नहीं प्रेजेंट होता। जब ये मैच्योर होता है तभी ये प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। और इसमें लार्ज वैक्यूल भी हमें देखने को मिलती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। इतनी बातें सीव ट्यूब के बारे में बस थी। सिमिलरली फाइबर की बात करें तो फाइबर में हमने देखा कि फ्लोएम को हम बास्ट कह रहे थे, तो फ्लोएम फाइबर को हम क्या कहेंगे, बास्ट फाइबर कहेंगे। ठीक है, फाइबर्स जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल हैं। क्यों, क्योंकि वो डेड होते हैं। और फाइबर्स किसके कंपोनेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के कंपोनेंट होते हैं, फाइबर एंड स्क्लेरिड्स, और ये डेड भी होते हैं। तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते हैं फाइबर बेसिकली। ठीक है, और ये फाइबर्स जो हैं फ्लोएम फाइबर्स, ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में बनते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम में बनते हैं, यानी जो प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा होगा फ्लोएम उसमें ये नहीं होते, ये सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में बनते हैं। यानी जो प्राइमरी फ्लोएम होगा, जो प्राइमरी ग्रोथ करा रहा होगा, उसमें फ्लोएम फाइबर वाली कंपोनेंट नहीं होगी। जो सेकेंडरी फ्लोएम होगा यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होगा उसमें ये फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होगा हमारा। चौथा, हमने देखा कि ये डेड तो होते हैं पर इनमें प्रोटोप्लाज्म पहले प्रेजेंट होती है। जब ये मैच्योर होते हैं तब प्रोटोप्लाज्म को लूज करते हैं। ये जब ये मैच्योर होते हैं तब प्रोटोप्लाज्म को यूज करते हैं, यानी पहले ये नहीं लूज करते। पहले इनके पास प्रोटोप्लाज्म होती है, बाद में ये प्रोटोप्लाज्म को लूज करके डेड बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें थी। फिर हमने देखा कि इसको कॉमर्शियलाइज्ड भी हम लोग यूज करते हैं। कॉमर्शियलाइज यूज करते हैं जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प ये तीन मटेरियल है जिसको हम बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली भी यूज़ कर रहे होते हैं, और ये एग्जाम्पल है फ्लोएम फाइबर का। ठीक है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक हमारी सेम है। अब फिर से हम लोग एक बार ये वाली डायग्राम देखेंगे। अब हमें सीव ट्यूब की अच्छे से क्लियरेंस होगी कि सीव ट्यूब जो है वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट्स मिलकर के सीव
ट्यूब की फॉर्मेशन कर रही होती है आपस में जुड़ करके। ये जो पोर्स प्रेजेंट होती है ट्रांसलोकेशन के लिए, ये पोर्स को हम सीव पोर कह रहे होते हैं। कहाँ क्या ये सीव पोर कह रहे होते हैं। और ये जो एंड वॉल आपस में बना रही होती है, इसको हम आप जो अंतिम की वॉल बना रही होती है पोर्स मिल करके, उसको हम सीव प्लेट कह रहे होते हैं, छन्नी बेसिकली। मतलब जो सीव ट्यूब है ये लिविंग होता है हमारा, लेकिन इसलिए इसमें लिविंग है इसलिए हमारे पास इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। वैक्यूल भी लार्ज होती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसको एक साथी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है हमारे पास कंपेनियन सेल, जो कि एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब के सेल से, जुड़ा हुआ होता है। कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, कनेक्शन के लिए, कोई सिग्नलिंग के लिए उनको जुड़ा हुआ होना जरूरी है। और आपस में कैसे जुड़ते हैं, पिट फिल्ड्स के थ्रू। ये क्या है, पिट फिल्ड्स है। ये पिट फिल्ड्स के थ्रू वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनसे सिग्नलिंग जो है वो हमारी सीव ट्यूब तक पहुंचती है। क्योंकि कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, तो ये साथी बनता है सीव ट्यूब का। ठीक है, ये हमारा कंपेनियन सेल। आगे देखेंगे कंपेनियन सेल क्या होता है। सीव ट्यूब के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली कि सीव ट्यूब क्या होता है। और उसके बाद अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो कंपेनियन सेल के बगल में जो हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के बगल में कंपेनियन सेल जो क्योंकि उसका साथी होता है, और कंपेनियन सेल के बगल में फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, जो कि एक लिविंग सेल है। ठीक है, लिविंग सेल है। और इसमें भी कुछ पिट्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ये पिट्स क्या करवाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस करवाते हैं, यानी आपस के नेबर सेल से एक दूसरे के सेल वॉल को जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ट्रांसफर हो सकता है मटेरियल्स का। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है वो हमारे फ्लोएम पेरेन्काइमा बना रहे होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक में अभी हम लोग देखेंगे। हमारी क्या क्या हम लोग सीव ट्यूब कर लिए, हमारा पूरा हम लोग सीव ट्यूब देख लिए हम लोग। ठीक है, फिर हमने फ्लोएम फाइबर को भी देख लिया है अलग से। ठीक है, अब हमारी जो दो कंपोनेंट बच गई, दो कंपोनेंट हमने कर लिया, पेरेन्काइमा एंड हमारी कंपेनियन सेल्स। आज ये दोनों बस देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की, जो कि सीव ट्यूब के बगल में प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग कंपेनियन सेल्स को देखें तो कंपेनियन सेल्स के क्या क्या फंक्शन थे। क्योंकि सीव ट्यूब सेल्स के पास हमारी न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो कंपेनियन सेल क्या करेगा, सीव ट्यूब की फंक्शन को कंट्रोल करेगा अपने न्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, तो कंपेनियन सेल के पास क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सीव ट्यूब के पास तो है ही नहीं दिमाग, न्यूक्लियस ही होता है दिमाग इन लोगों का, मतलब इन सेल्स का न्यूक्लियस ही दिमाग होता है। अब इसके पास न्यूक्लियस तो है नहीं, तो कंपेनियन सेल जो है इसका साथी बनेगा, वो इसको बताएगा कि तुम्हें कैसे काम करना है। ठीक है, तो कंपेनियन सेल क्या करेगा, फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब को कंट्रोल करेगा, कैसे, अपने न्यूक्लियस की मदद से। ठीक है, सीव ट्यूब से ये कंपेनियन सेल जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा तो है ही, लेकिन कंपेनियन सेल जो है वो भी एक पेरेन्काइमेटस सेल है, जिसको हम एक स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है, जिसको हम एक अलग नाम से जानते हैं कंपेनियन सेल्स है। ये भी पेरेन्काइमा सेल्स एंड ये भी पेरेन्काइमा सेल्स, लेकिन हम इसको फ्लोएम पेरेन्काइमा कह रहे हैं, पर ये स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स है। ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स जो एक अलग फंक्शन कर रहा है, इसीलिए हम इसको कंपेनियन सेल्स के नाम से बुला रहे हैं। तो इसको याद रखेंगे कि ये कौन से सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। और ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ताकि वो सिग्नलिंग पास कर पाए। और ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं सीव ट्यूब में। प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब है, खाना को पहुंचाना, कहाँ से कहाँ पहुंचाना है। मान लो अगर अभी लीव्स खाना बना रही है, यानी खाना को ऊपर से नीचे पहुंचाना है। खाना ऊपर लीव्स बना रही है, तो ऊपर में उसका प्रेशर जो है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, नीचे कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो ट्रांसफर करेगा। ये कंपेनियन सेल इसको बुद्धि देगा कि तुम ऊपर से नीचे खाना पहुंचाओ, क्योंकि ऊपर ज़्यादा अबंडेंस है, नीचे कम है। सिमिलरली पतझड़ के मौसम में ऊपर खाना नहीं है, रूट्स ने खाना स्टोर किया, रूट्स के पास यहाँ ज़्यादा खाना है, अब हमें ऊपर पहुँचाना है क्योंकि ऊपर कमी है, तो खाना कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये बुद्धि कौन देगा, ये भी कंपेनियन सेल देगा। तो कंपेनियन सेल उसकी प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करेगा कि खाना कहाँ से कहाँ हमें पहुँचाना है। ये 4 बातें थी कंपेनियन सेल के बारे में। आई होप ये क्लियर होगी। क्या क्या बातें थी कि ये सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है, कैसे, अपने न्यूक्लियस के थ्रू। ये भी एक पेरेन्काइमेटस सेल है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है, जो कि एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये सीव ट्यूब से क्लोजली एसोसिएटेड है। सीव ट्यूब के एलिमेंट से किसके थ्रू एसोसिएटेड है, ये पिट फिल्ड्स के थ्रू एसोसिएटेड है। ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है सीव ट्यूब में, कि खाना कहाँ से कहाँ और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये था हमारा कंपेनियन सेल।
ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है जो कि इनके वॉल्स को कनेक्ट करता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, पता है हमें पेरेन्काइमा के सेल्स है, कैसे होंगे, ऑब्वियसली ये भी लिविंग होंगे। फ्लोएम में तो बस फाइबर ही डेड थे, बाकी सारे लिविंग थे। ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्म को कब यूज़ कर रहे हैं, मेच्योरिटी में लूज कर रहे हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा एक इलोंगेटेड टेपर्ड सिलेंड्रिकल सेल है। पेरेन्काइमा जनरली टेपर्ड नहीं होता है, लेकिन फ्लोएम पेरेन्काइमा टेपर्ड है। अब देखो यहाँ से ऐसे नैरो से शुरू हो रहा है, ये इसका नैरो है टेपर्ड, फिर यहाँ पे आके नैरो हो जा रहा है, फिर दूसरा पेरेन्काइमा यहाँ से आके नैरो हो जा रहा है। तो ये टेपर्ड होते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा, आप डायग्राम से देख सकते हो। ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इनका प्रेजेंट होता है, यानी इनकी जो साइटोप्लाज्म होती है वो डेंस होती है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनका न्यूक्लियस भी इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पिट्स के थ्रू क्या करते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस को बना रहे होते हैं। और यहाँ पे जैसे जाइलम में पेरेन्काइमा का एक स्पेशल रोल था, वो स्टोर कर रहा था। जैसे हम लोग नॉर्मल पेरेन्काइमा का फंक्शन पढ़े थे कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा एंड देन फिर वो क्या कराएगा, सिक्रीशन कराएगा। सिमिलरली जाइलम में हमने पढ़ा कि वो क्या क्या स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा हमारा टैनिन्स, फैट है ना, प्लस स्टार्च, इसको स्टोर कर रहा था। एक ही बात है, स्टार्च और फैट। ठीक है, इसको स्टोर कर रहा था। फ्लोएम के केस में जो पेरेन्काइमा है वो क्या स्टोर कर रहा होगा, गमी मटेरियल, जैसे कि फूड तो स्टोर करेगा ही, खाना तो फ्लोएम का काम है ही, फूड को तो स्टोर करेगा ही, लेकिन ये रेजिन को स्टोर कर रहा होगा, लेटेक्स को स्टोर कर रहा होगा, म्यूसिलेज को स्टोर कर रहा होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा। और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा मोस्टली मोनोकॉट्स में एब्सेंट ही होंगे। अब यहाँ पे नॉट ऑल मोनोकॉट्स, ऑल मोनोकॉट्स में, सारे मोनोकॉट्स में ज़रूरी नहीं है ये एब्सेंट हो फ्लोएम पेरेन्काइमा, लेकिन मोस्ट, ज़्यादातर मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होंगे। नॉट ऑल वर्ड पे ध्यान देंगे, मोस्ट की बात कर रहा है ये मोस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, नॉट ऑल। तो क्या क्या फंक्शन है फ्लोएम पेरेन्काइमा का भी एक बार देख लो फिर से। ये इलोंगेटेड होते हैं, टेपर्ड इनका एंड्स होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा का एंड्स टेपर्ड होता है, इलोंगेटेड होते हैं यानी लंबे लंबे सेल्स हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की होगी, ये तो जनरली पेरेन्काइमा की होती है। इनमें कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस को बिल्ड करते हैं। ये फूड को तो स्टोर करेंगे, प्लस रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज को भी स्टोर कर रहे होंगे, और ये मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। आई होप ये चारों कॉम्पोनेंट फ्लोएम का अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ चीज़ें याद करने वाली है और वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑप्शन एंड नो ट्रिक्स। ठीक है, वो याद ही करनी पड़ेगी, बट 5 बार 6 बार रिविजन करने से वो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती है। ठीक है, पॉइंट ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग फाइनली, ये था हमारा पूरा नोट्स जो कि हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे बनाया है। ये दोनों जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी और थोड़ा मेमोरेबल पार्ट भी है जिसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब जो लास्ट पार्ट है हमारा एनसीईआरटी, वो हमें देखना है, वो भी तुरंत हो जाएगा। एनसीईआरटी हम लोग एक बार देख लेते हैं अब, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया, हमारे नोट्स में सब था, तो अब इसको पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं, जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं उनको हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 टिश्यूज़ में बांट रहे थे। जो सिंपल है वो ऐसे परमानेंट टिश्यू हैं जिसमें सारे सेल्स जो होंगे वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे, और उनका फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। सिमिलर कैसे होंगे, स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में सेम होगा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सिंपल के एग्जांपल पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा थे, कॉम्प्लेक्स के जाइलम फ्लोएम। सिंपल में देखो क्या क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स। इनके एग्जाम्पल क्या है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की बात करें तो ये मेजर कंपोनेंट बनाता है, ये हमने देखा। सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा जनरली कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी सेम शेप के होते हैं। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे सेम होंगे सारे सेल्स। ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती है वो पतली होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं और छोटी इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकती है। क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं, यानी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी। क्लोजली पैक्ड का क्या मतलब है, क्लोजली पैक्ड का मतलब है नो इंटरसेलुलर स्पेसेस।
प्रेजेंट। ठीक है, सिमिलरली जो ये क्लोजली पैक भी हो सकते हैं एंड स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट इनमें हो सकती है। ठीक है, पेरेंट काइमा परफॉर्म बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शन है जो ये परफॉर्म कर रहा होता है? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन को ये परफॉर्म कर रहा होता है। कॉलन काइमा की बात करें तो कॉलन काइमा में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, बिलो लेयर, यानी हमने पढ़ा था एपिडर्मिस होता है फिर कॉर्टेक्स होता है। एपिडर्मिस के जो नीचे वाला लेयर होता है वो कॉलन काइमा का जनरली बना होता है, यानी कॉर्टेक्स का कोई पार्ट होगा जो कि कॉलन काइमा का बना होगा। ये कौन से किस में प्रेजेंट होगा? डाइकॉट प्लांट के केस में देखा जाता है कि जो एपिडर्मिस के जो नीचे वाले लेयर हैं वो कॉलन काइमा से कंपोज्ड होते हैं। ये होमोजेनस लेयर में भी प्रेजेंट हो सकता है, पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है, हमने देखा। ये सेल्स को कंसिस्ट करेगा जो कि थिक होगा, सेल वॉल यानी इसके थिक होंगे, और कॉर्नर्स में इसकी डिपोजिशन हो जाएगी, किसकी? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन की डिपोजिशन हो जाएगी। कॉलन काइमेटिक सेल जो होंगे वो ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन कर सकते हैं। अगर वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेंगे तो वो फूड एसिमिलेशन का काम करेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगी यहाँ पे एब्सेंट होगी। इसका रीज़न मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स पे क्या हो रही हैं? कॉर्नर्स पे क्या हो जा रही है? डिपोजिशन हो रही है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टोज की, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जा रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? ये होगा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन काइमा हमारी लॉन्ग, दूसरी कलर ले लेते हैं। स्क्लेरेन काइमा हमारी लॉन्ग नैरो सेल्स हैं। ठीक है, इनकी सेल्स जो होंगी पतली होती है, नैरो होती है, जैसे कि हम फाइबर में देखने को मिलता है। ये थिक सेल वॉल होगा इसका, जैसे कॉलन काइमा और स्क्लेरेन काइमा, क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनकी सेल वॉल कैसी होगी? थिक होगी, दोनों ही थिक होंगे। लेकिन स्क्लेरेन काइमा एक एक्स्ट्रा भी है जिसमें लिग्निफाइड सेल वॉल हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, रिजिडिटी। ठीक है, इनमें न्यूमरस पिट होता है, किसके केस में? स्क्लेरेट के केस में। फ्यू पिट्स होता है फाइबर के केस में। वेरिएशन, इनकी वेरिएशन होती है, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन, किसमें वेरिएशन आ रही है? फॉर्म्स में, उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके ओरिजिन में, उनकी डेवलपमेंट में। इन सब के बेसिस पर हम स्क्लेरेन काइमा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइबर एंड स्क्लेरेट। तो हम लोग फाइबर्स और स्क्लेरेट्स को दो बेसिस पे, किस किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? उनके स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड उनके फॉर्म के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। इसको बस ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब फाइबर्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? फाइबर्स जो है हमारा वो थिक वॉल्ड है, इलोंगेटेड है और पॉइंटेड है। हमने पढ़ा पॉइंटेड का मतलब टेपर्ड। थिक वॉल होंगे क्योंकि डेड हैं तो थिक होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ग्रुप्स में ऑकर करते हैं। एक फाइबर तो हमें मिलता नहीं है तो ये ग्रुप में ऑकर करते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेट्स स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं। ये हाईली थिकेंड होते हैं, हाईली थिकेंड यानी थिक तो फाइबर भी हैं और थिक स्क्लेरेट्स भी हैं, लेकिन स्क्लेरेट्स और फाइबर में कंपेयर किया जाए तो स्क्लेरेट्स जो हैं वो ज़्यादा हाईली थिकेंड होते हैं, फाइबर से ज़्यादा थिकेंड होते हैं। और ये भी डेड होते हैं विथ वेरी नैरो कैविटीज़, यानी इनमें भी ल्यूमेन जो होंगी वो नैरो होती है एज कम्पेयर टू फाइबर में भी नैरो होती है, उसमें भी नैरो होती है। कहाँ कहाँ मिलेगा? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में मिलेगा, पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे कि गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में मिल रहा होगा एंड लीव्स ऑफ टी में मिल रहा होगा। ये सारे नोट्स में इंक्लूडेड है। स्क्लेरेन काइमा जो है हमारी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑर्गन्स को। कैसी? रिजिडिटी वाली। आई होप अब ये क्लियर होगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आए तो इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के 4 कंपोनेंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये अगर बात करें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है और ये सारे जो है एक साथ काम करते हैं, एक यूनिट बन करके काम करते हैं। ठीक है, जाइलम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है पानी और मिनरल्स के लिए। और ये कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? रूट्स से स्टेम एंड फिर लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा होता है क्योंकि इसके पास जाइलम फाइबर होता है जो कि हमने देखा। 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स से बना हुआ है ये। ट्रेकीज, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा।
ट्रेकिड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स जो हैं वो डेड होते हैं, कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जाइलम को। जिम्नोस्पर्म्स के केस में हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती है, ठीक है। ट्रैकीड्स की बात करें तो जो ट्रैकीड्स है वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हैं जिसमें थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होंगे, ठीक है। लिग्निफाइड वॉल्स कहाँ थी? स्क्लेरेनकाइमा में थी। क्यों? क्योंकि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। कैसी स्ट्रेंथ? रिजिडिटी वाली। और ऐसे याद रख सकते हैं लिग्निफाइड यहाँ क्यों होगी, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा का एक कंपोनेंट जो कि फाइबर है, जाइलम फाइबर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्स कैसी होंगी? सेल वॉल थिक तो होगी क्योंकि स्ट्रेंथ भी दे रही है, और लिग्निफाइड भी होगी, और टेपरिंग एंड्स होंगे ट्रैकीड्स में, ठीक है। ट्यूब लाइक सेल्स होगा, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स होंगी एंड टेपरिंग एंड्स होंगी, ठीक है। दीज आर डेड, ये डेड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डेड होंगे तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म होंगे। सेल्स के जो इनर लेयर्स हैं वो थिकनिंग में हो सकती है, यानी जो हमारी लिग्निन की लेयर्स है, जो लिग्निफाइड सेल वॉल है, वो उनकी वैरायटी ऑफ फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे वो कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? पैचेस के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकती है, और इस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट भी उनका हो सकता है। तो थिकनिंग्स जो है इनकी वेरी कर सकती है थिकनिंग्स फॉर्म्स में, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा है। ट्रैकीड्स एंड वेजल्स आर द मेन पार्ट्स, ये मैंने बताया था। ट्रैकीड्स एंड वेसल जो है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है। वेसल की बात करें तो जो हमारा वेसल है, एक मिनट, वेसल की बात करें तो ये जो हमारा वेसल है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे सेल्स से मिल करके बना है, जिसको हम वेसल मेंबर्स कहते हैं। इसमें भी लिग्निफाइड वॉल्स होती है। लिग्निफाइड ऐसे ही याद रखना, सब में लिग्निफाइड है। एक तो सारे डेड हैं सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के, तो लिग्निफाइड है। लेकिन अब कहोगे कि कॉलेनकाइमा भी डेड थी पर वो लिग्निफाइड नहीं थी, तो हाँ वो लिग्निफाइड नहीं थी, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा लिग्निफाइड थी क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर प्रेजेंट है। तो जाइलम के एक कंपोनेंट फाइबर भी है, तो ऐसा समझो कि फाइबर की वजह से जितनी भी कंपोनेंट डेड है जाइलम में, सब में लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट है, यानी कहीं ना कहीं वो रिजिडिटी में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो वेसल्स भी डेड है तो लिग्निफाइड होगी, ट्रैकीड्स भी डेड थी तो लिग्निफाइड होगी। और लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है, हम देखते हैं क्योंकि ये पानी को स्टोर करेगा तभी तो भेजेगा, ठीक है। वेसल सेल्स भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, डिवॉइड यानी कि लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेड है ऑब्वियसली। वेसल मेंबर्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं? परफोरेशंस जो हैं उनके वॉल्स में वो कॉमन हो जा रही है, कॉमन वॉल बना ले रही है, जिसकी वजह से वो इंटरकनेक्टेड है। वेसल का जो प्रेजेंस है एंजियोस्पर्म्स में वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों प्रेजेंस ऑफ वेसल कैरेक्टरिस्टिक क्यों है फीचर एंजियोस्पर्म के लिए? क्योंकि ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, ये और किसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? वेसल्स एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। फाइबर की बात करें तो सारी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी, थिक वॉल्स होगी फाइबर, जैसा कि हम स्क्लेरेनकाइमा में पढ़े थे। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, हम जानते हैं कि उसकी जो सेंट्रल ल्यूमेन होगी वो ऑब्लिटरेटेड होगी, यानी प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होगी। सेप्टेट भी हो सकती है, एसेप्टेट भी हो सकती है। जाइलम पेरेन्काइमा ही एक ऐसे सेल्स हैं जो कि कैसे होंगे? जाइलम पेरेन्काइमा ही एक ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारे लिविंग होंगे, थिन वॉल्ड होंगे और सेल्यूलोज के बने हुए होंगे। ये फूड तो स्टोर करेंगे ही जाइलम पेरेन्काइमा, क्योंकि हमने पेरेन्काइमा के काम में पढ़ा था क्या क्या वो स्टोर कर रहे थे। फूड स्टोर कर रहे थे यानी फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, फिर वो स्टोर कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे? खाना बनाएंगे, खाना को फिर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो ये तो बेसिक फंक्शन है ही, यानी फूड को स्टार्च और फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। और अदर सब्सटेंसेस जैसे कि टैनिन्स को स्टोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे पेरेन्काइमेटस, हमें रे पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती है जो कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करवा रही होती है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम की बात करें, प्राइमरी जाइलम हमने बताया जो प्राइमरी ग्रोथ करा रही होगी, जो प्राइमरी ग्रोथ करा रही होगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी ग्रोथ में जो जाइलम बनता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम। इसमें भी जो सबसे पहले बनता है प्रोटो, जो पहले बना, एंड जो फिर बाद में बनता है उसको हम कहते हैं मेटाजाइलम। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्राइमरी जाइलम है वो दो तरह के होते हैं, प्रोटो एंड मेटाजाइलम। जो पहला फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले बना उसको हम कह रहे हैं प्रोटोजाइलम, एंड जो बाद में बना लेटर फॉर्म्ड है वो मेटाजाइलम है। स्टेम्स के केस में
प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होता है और इसको हम एंडार्च अरेंजमेंट कहते हैं। स्टेम्स के केस में क्यों बोल रहे हैं, जब हम एनाटॉमी ऑफ स्टेम और रूट को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे, वहाँ पे हम ये समझेंगे कि स्टेम्स के केस में हम एंडार्च क्यों कह रहे हैं और रूट के केस में हम एग्जार्च अरेंजमेंट क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडार्च का मतलब हमें पता है ना कि इंडार्च का क्या मतलब है। अगर प्रोटोजाइलम हमारा पिथ के तरफ यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो हम उसे एंडार्च कहेंगे, और जब प्रोटोजाइलम हमारा प्रोटोजाइलम हमारा जब पेरिफेरी के टुवर्ड्स प्रेजेंट है तो हम उसको एग्जार्च अरेंजमेंट कहेंगे। जब हमारा प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ पिथ की तरफ प्रेजेंट है तो हम उसको एंडार्च कहेंगे, और जब पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है तो हम उसको एग्जार्च अरेंजमेंट कह रहे होंगे। तो ये जो एंडार्च है उसमें स्टेम में प्रेजेंट होता है और एग्जार्च अरेंजमेंट रूट में प्रेजेंट होता है। तो बस इसको चाहो तो ध्यान रख सकते हो, वैसे हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फ्लोएम के केस में भी प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम होता है, ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे और पहले उसको देख ही लेते हैं फ्लोएम के केस में भी। तो फ्लोएम के केस में प्रोटोफ्लोएम होता है, जो पहले प्राइमरी फ्लोएम बनाता है वो प्रोटोफ्लोएम होता है। मेटाफ्लोएम जो बाद में बनता है, ठीक है, जो सबसे पहले बनता है प्राइमरी फ्लोएम उसको कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम होता है, ठीक है। एंड जो प्रोटोफ्लोएम होता है उसमें नैरो सीव ट्यूब होता है फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम यानी प्रोटोफ्लोएम में, एंड जो मेटाफ्लोएम होता है उसमें बिगर सीव ट्यूब होता है। बस यही डिफरेंस है, इसमें एंडार्च एग्जार्च करके कुछ भी नहीं है। अब हम लोग फ्लोएम का देख लेते हैं एक बार ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से, लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, यूजुअली कह रहा है, यानी ज़रूरी नहीं है, पतझड़ के मौसम में रूट से भी हमें ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। एंजियोस्पर्म्स के केस में फ्लोएम के 4 कंपोनेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब को वो लैक करते हैं और कंपेनियन सेल को वो लैक करते हैं। यानी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। सीव ट्यूब के बदले हमारे क्या प्रेजेंट होता है, सीव ट्यूब के बदले हमारा प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिनस सेल, सीव ट्यूब के बदले हमारा प्रेजेंट होता है सीव सेल, एंड कंपेनियन सेल के बदले हमारा प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है। अब सीव ट्यूब कैसा है हमें पता है, लॉन्ग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, लॉन्गिट्यूडनली हम इसको अरेंज कर रहे हैं, कंपेनियन सेल के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। इनके जो एंड वॉल्स हैं वो परफोरेटेड है, उनको हम सीव लाइक मैनर में, ये परफोरेटेड है यानी सीव पोर है उनमें, और वो क्या बना रहा है, सीव प्लेट। सीव लाइक मैनर क्या होता है, छन्नी जैसे वो परफोरेशन है उसमें, इसलिए हम उसको सीव प्लेट कह रहे हैं। जो मेच्योर सीव एलिमेंट है, हमने कहा सीव ट्यूब एलिमेंट, यहाँ फ्लोएम के केस में सारे लिविंग है सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, तो ये लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, पर सीव एलिमेंट में, सीव ट्यूब एलिमेंट में शुरुआत में प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता। जब वो मेच्योर होते हैं तब उनमें एक प्रोटोप्लाज्म, पेरिफेरी पे प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक्स न्यूक्लियस। इनका जो सीव ट्यूब का जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल्स इनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंपेनियन सेल एक स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब एलिमेंट से। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल जो है वो पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जो कि इनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स पे प्रेजेंट होती है। कंपेनियन सेल्स जो हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन कर रहे होते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा खाना जा रहा होगा। अब आते हैं हम लोग फ्लोएम पेरेन्काइमा पर। ठीक है, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो इलोंगेटेड होगा, जनरली वो टेपर्ड नहीं होता, लेकिन फ्लोएम पेरेन्काइमा का खास है टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, लास्ट में पॉइंटेड होते हैं वो। इनकी डेंस साइटोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियस भी इनके पास प्रेजेंट होता है। सेल जो है वो जनरली पेरेन्काइमा है तो सेल्यूलोज से बना होगा, इनके पास भी पिट्स होता है जो कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बनाता है अदर सेल्स के थ्रू, ठीक है, अदर सेल्स के बीच में। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये फूड मटेरियल तो स्टोर करेगा ही, जनरली फूड मटेरियल स्टोर करता है, सिक्रीशन करता है और फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। जाइलम के केस में ये टैनिन्स को स्टोर कर रहा होता है, फूड को स्टार्च और फैट के फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है। फ्लोएम के केस में ये रेजिन, लेटेक्स, रेजिन एंड म्यूसिलेज को भी स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं, मोस्ट नॉट ऑल, यहाँ पे लिख लो, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं।
फ्लोएम फाइबर्स के बारे में कुछ खास बात है, जो फ्लोएम फाइबर्स हैं उनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम फ्लोएम को बास्ट के नाम से जानते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना है, हमें पता है फाइबर जो है स्क्लेरेनकाइमा का एक पार्ट है। ये जो है जनरली प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में हमें मिलते हैं, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ जो फ्लोएम करा रहा होगा वहाँ पे फाइबर नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होगा वहाँ पे फाइबर प्रेजेंट होगा, फ्लोएम फाइबर। जो सेकेंडरी ग्रोथ जो फ्लोएम करा रहा होगा, यानी जो सेकेंडरी फ्लोएम होगा उसमें सिर्फ हमारा फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होगा। ये भी कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, हैव पॉइंटेड निडल लाइक अपाइसेस, यानी टेपर्ड एंड होती है इसकी। सेल वॉल जो होती है फ्लोएम की, वो फ्लोएम फाइबर की, वो थिक होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमा का एक पार्ट है, तो इसके सेल वॉल थिक होगी क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैच्योरिटी में ये जाकर के प्रोटोप्लाज्म को लूज करता है, यानी शुरू में नहीं होता है और फिर डेड बन जाता है। फ्लोएम फाइबर जैसे कि जूट, फ्लैक्स और हेम्प, ये कॉमर्शियली भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट, जो कि हमने कवर किया आज। क्या क्या कवर किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी हमारी जो टिश्यू वाली पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब हमें टिश्यू सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल आ जाएगी, डेफिनेटली कल आएगी, क्योंकि अभी बीच में मैंने बहुत गैप ले लिया था। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगी वो हमारी टिश्यू सिस्टम पे होगी, जिसमें हम अलग अलग टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, किस किस तरह की टिश्यू होती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वगैरह वगैरह, वो सारी टिश्यू सिस्टम पे बेस्ड होगी। एंड फिर जो लास्ट लेक्चर होगा, जो कि लास्ट नहीं होगा बट उसमें एनाटमी हम पढ़ रहे होंगे टोटली, उसके बाद शायद एक और लेक्चर आएगी। तो अभी हमें 3 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। एक में हम टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे होंगे, दूसरा जो होगा वो पूरी एनाटमी, मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में बात कर रहे होंगे, एंड थर्ड लेक्चर जो लेफ्ट टॉपिक्स बचते हैं हमारे, उसके बारे में बात करेंगे। तो 3 लेक्चर्स अभी हमें और लगेगी। आज की लेक्चर हमारी थी सिर्फ परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स पर, जो कि आई नो थोड़ी लंबी हो गई है, पर गाइज अगर वीडियो समझ में आए और लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।